हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा करेंगे। इससे पहले अपन ने पीरियोडिक टेबल पूरा किया था पूरे 3 वीडियोस में। उसमें अपन ने पीरियोडिक टेबल इन डेप्थ इन डिटेल पूरा किया था। कैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की फिलिंग करते हैं, कैसे एटॉमिक नंबर फिल करते हैं, सबकी ट्रिक्स देखी थी अपन ने। वो चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है मेरे वीडियोस से तो मेरे लेक्चर्स रखे हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। चलिए आज हम नया शुरू करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब देखिए, सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, इसको डी ब्लॉक नाम क्यों दिया गया है। अपन को पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है। एलिमेंट्स में अलग अलग अपन ब्लॉक देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एस ब्लॉक देखते हैं, पी ब्लॉक देखते हैं, डी ब्लॉक देखते हैं और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है जी। इस सीक्वेंस में होते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, एस ब्लॉक, फिर यहाँ पे क्या होता है अपने पास डी ब्लॉक, देन उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या होता है अपने पास पी ब्लॉक। इस टाइप से अपने पास होता है और नीचे एक सेपरेट ग्रुप होता है जिसको अपन एफ ब्लॉक नाम से बोलते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया था पूरा पीरियोडिक टेबल में। अभी अपन को सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ना है, अभी अपन को सिर्फ पढ़ना है ये वाला ब्लॉक जिसको अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डी ब्लॉक क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करता है, डी सबशेल के अंदर। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर एंटर करता है, इसलिए इसको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एस सबशेल में एंटर करता है, पी वाले में पी सबशेल में एंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से डी सबशेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करेगा उसको हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए अभी एक बार अपन यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रिक्स देख लेते हैं कैसे, क्योंकि चैप्टर का नाम डी ब्लॉक है, हमको पता होना चाहिए कितने एलिमेंट्स है, कैसे फिलिंग होती है, कैसे क्या होता है। ठीक है जी। तो जैसे आपको पता है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सीरीज में एंटर किया, 4D सबशेल में एंटर किया, 5D में या 6D में, तो अपने पास क्या होती है, 4 सीरीज होती हैं डी ब्लॉक की। उसको अपन सीक्वेंस में याद करेंगे। ठीक है, कितने ग्रुप्स होते हैं डी ब्लॉक के अंदर, 10 ग्रुप्स होते हैं। कहाँ से लेके, 3 से लेके 3 to 12 ये अपने पास ग्रुप्स होते हैं। 3 to 12 अपने पास क्या होते हैं, ग्रुप नंबर होते हैं। 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप बोल के अपने पास क्या होते हैं, 10 ग्रुप्स होते हैं। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप किसका होता है हमारे पास, ग्रुप 1 होता है एल्कली मेटल्स का और ग्रुप 2 होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। वो दोनों किस में आते हैं, एस ब्लॉक में। और ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक क्या चलता है अपना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स चलता है। उसके बाद अपने पास क्या आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उनकी अपन बात यहाँ पे नहीं करेंगे, अपन पढ़ेंगे यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले अपन इसकी ट्रिक देखते हैं 3D की। 3D सीरीज अगर आपको ये वाली सीरीज आती है तो आप पूरा पीरियोडिक टेबल, पूरा डी ब्लॉक और पूरा का पूरा जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो चैप्टर बहुत इजीली कर लेंगे। सबसे पहले इसकी ट्रिक देखते हैं। यहाँ पे आता है स्कैंडियम, कितने नंबर पे, 21 पे। तो स्कैरी टाइगर विजिट क्रेजी मैन, स्कैरी टाइगर विजिट क्रेजी मैन फॉर कमिंग नियर क्यूट जू। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 3D सीरीज। इसकी ट्रिक है 21 से लेके 30 तक। जिंक जो है हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर होता है 30, ठीक है जी। और यहाँ पे अपने पास स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होता है। फिर से देख लीजिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसकी ट्रिक आप लिख लीजिए, स्कैरी टाइगर विजिट क्रेजी मैन फॉर कमिंग नियर क्यूट जू। उसके बाद हम लोग बहुत आसानी से इसकी ट्रिक आगे करेंगे कंप्लीट, सिर्फ ये सीक्वेंस अगर आपने कर लिया तो। फिर आएगा अपने पास स्कूटर ये लाया एक्सीडेंट हो गया, 30 हाफ रफ, 30 हाफ रफ। उसके बाद आएगा वेनिता, नबीना, तारा, डबीना।
वनिता नबीना तारा तारा डबीना। कार मोटर वांट संगीता। मैनू टीसी रे भाई। फेरू ओसस। फेरू ओसस। कौन रहे इधर मीटिंग में। कौन रहे इधर मीटिंग में। निखिल पड़े पटरी पर 10 कदम दूर। क्यों आगे आऊं रघु। जिंदगी किधर है कहाँ। सो ये आपने डी ब्लॉक याद कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा अपना ट्रिक्स, आपने नोट डाउन किया होगा साथ में। एक बारी फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। अगर आपने लिख लिया है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। एक बार रिपीट करते हैं। स्कैरी टाइगर विजिट क्रेजी मैन फॉर कमिंग नियर क्यूट जू। देन स्कूटर ये लाया एक्सीडेंट हो गया 30 हाफ रफ। वनिता नबीना तारा डबीना। कार मोटर वांट संगीता। मैनू टीसी रे भाई। फेरू ओसस। कौन रहे इधर मीटिंग में। निखिल पड़े पटरी पर 10 कदम दूर। क्यों आगे आऊं रघु। जिंदगी किधर है कहाँ। ये अपने पास याद हो गया, अपने को ट्रिक याद हो गया। और ये पता है स्कैंडियम का नंबर 21 होता है और जिंक का होता है उसके 10 30। तो 21 22 23 इस टाइप से अपने पास 30 तक ये हो गया अपने को याद। देन 21 यहाँ पे खत्म है, 30 यहाँ पे खत्म है। अपने पास YB यूट्रीबियम कितने से स्टार्ट होता है 39 से। तो ये स्टार्ट होगा अपने पास किससे 39 से। तो आप एक बार 21 में 18 प्लस कीजिए, कितना आता है 39। तो 21 में आपने क्या किया 18 प्लस कर दिया, ठीक है जी 39 आ गया। अब 39 40 41 42 43 44 45 46 47 और ये कैडमियम का कितना हो गया अपने पास 48, ठीक है जी ये 48 हो गया। सेम सीक्वेंस लेंथेनम का कितना हो जाएगा 39 में क्या कर दीजिए फिर से 18 प्लस कर दीजिए। 18 प्लस किया तो क्या कितना आया अपने पास 57। तो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास लेंथेनम का कितना आ गया 57। तो 57 बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है अपने पास। अगर आप 58 59 नहीं कर सकते 57 पे आप क्या करिए स्टार मार्क करिए, यहाँ पे स्टार मार्क करिए 57 पे। क्यों, क्योंकि 57 के बाद के 14 एलिमेंट्स अपन ने क्या कर लिए थे यहाँ से निकाल लिए थे और कहाँ प्लेस कर दिए थे F ब्लॉक में। 57 के बाद के जो 14 एलिमेंट्स थे उनको अपन ने नीचे प्लेस किया था F ब्लॉक में, जिनको अपन किस नाम से जानते हैं लेंथेनॉइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो 57 ये हो गए, 57 नंबर लेंथेनम का है। उसके बाद के 14 एलिमेंट्स को अपन ने लेंथेनॉइड्स बोल दिया, जिसको अपन ने किस में रखा है F ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो 57 ये प्लस 14 और प्लस कर दो इसके अंदर, कितना हो गया अपने पास ये हो गया अपने पास 71। तो 71 एलिमेंट्स तक किस में आ गए F ब्लॉक में आ गए। कहाँ से लेके 58 टू 71 तक किस में आ गए अपने पास लेंथेनॉइड्स आ गए F ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे कितना आ गया हाफनियम का फिर 72। तो 72 से अपने पास हाफनियम शुरू हुआ और 72 73 74 75 76 77 78 79 और यहाँ पे अपने पास मरकरी का कितना आ गया 80, ठीक है जी। फिर 6 एलिमेंट्स किसके आगे जाके 6 एलिमेंट्स किसके हैं P ब्लॉक के 86। 2 एलिमेंट्स शुरू में किसके हैं S ब्लॉक के। तो यहाँ पे एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना आया 89, कितना आया 89, ठीक है जी। आप चाहे तो इसको प्लस करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 57 और 57 इसमें आप क्या प्लस करेंगे, नहीं इस बार 18 नहीं इस बार 32 प्लस करेंगे क्योंकि 6D सीरीज है। तो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास 89।
तो ऊपर वाले में यहाँ पे अपन ने क्या किया, 21 याद रखा, 21 के बाद 18 प्लस किया कितना 39, 18 प्लस किया 57, अब 32 प्लस किया तो 89 अपने पास किसका आ गया, एक्टिनियम का। एक्टिनियम का निकलने के बाद अपन ने क्या किया, 90, नहीं ये गड़बड़ नहीं करना है, 89 के बाद के फिर से 14 एलिमेंट्स अपन ने क्या किए, एफ ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, दो होते हैं ना, तो एफ ब्लॉक में अपने पास दो सीरीज होती हैं, एक लेंथेनॉइड वाली एक एक्टिनॉइड वाली। तो 14 एलिमेंट्स जो थे लेंथेनम के बाद के उनको लेंथेनॉइड्स बोला, एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स को अपन ने एक्टिनॉइड्स बोला। ये एक्टिनॉइड्स हो गए अपने पास, ठीक है जी। 58 से 71 तक लेंथेनॉइड्स थे। अब 89 में आप 14 प्लस करो, 89 में आप 14 प्लस करोगे तो कितना आ गया अपने पास 103। तो 89 मतलब 89 तो अपने पास किसका है, एक्टिनियम का है, तो 90 to 103 ये 14 एलिमेंट्स किस में आ गए, एक्टिनॉइड्स में आ गए अपने पास, किसके अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर। आया समझ में, ठीक है जी। सो आगे चलते हैं, अभी 103 तक यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे रफनियम का कितना हो गया, आरएफ का 104 हो गया, 104 फिर सेम सीक्वेंस चलेगा और ये कितना हो गया अपने पास 104, 105, 106, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 112, तो 112 हो गया अपने पास, ठीक है जी। सो ये अपना चलता है सीक्वेंस, आपको याद हुआ होगा। तो ये अपने पास क्या था, डी ब्लॉक था पूरा। इसमें भी अपन को सबसे इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना था, ये वाला 3D सीरीज, जो आपको कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करेगा, जो पीरियोडिक टेबल में भी हेल्प करेगा और जो आपको बहुत हेल्प करेगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद रखने के लिए। तो ये आपको याद करना है पूरा का पूरा सीक्वेंस किसका, 3D सीरीज का। स्पेशली याद तो आप सारे रखने हैं, बट 3D सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। सो अभी तक अपन ने क्या देखा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ये इनका अपन ने पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना सीखा डी ब्लॉक का, कैसे डी ब्लॉक का सीक्वेंस अपन करते हैं, कैसे एटॉमिक नंबर का फुलफिलमेंट अपन करते हैं, वो सब अपन ने देखा। अभी अपन आगे बढ़ते हैं डी ब्लॉक के बारे में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई ऊपर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनको अपन क्या भी बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं इनको अपन। क्यों बोलते हैं इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये किसके बीच में होते हैं, एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। एस ब्लॉक इधर, पी ब्लॉक इधर, बीच में क्या होते हैं अपने पास, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस एंड पी के बीच में होते हैं, इन बिटवीन एस एंड पी, ठीक है जी। इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा, इसका डी जो सबशेल है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट फिल्ड होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल, इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी एफ ब्लॉक किसके अंदर से निकले हैं, डी ब्लॉक के अंदर से निकले हैं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल रहे हैं, तो इसीलिए अपन एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन कल अपन एस ब्लॉक कंप्लीट करने वाले हैं कल, तो अपन कल एफ ब्लॉक का पढ़ेंगे। एस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है जी। अभी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकम्प्लीट n and n-1 shell in atomic or in ionic state are called d block elements, ठीक है जी। n या फिर n-1 शेल जो है वो एटॉमिक या आयोनिक स्टेट में अगर इनकम्प्लीट फिल्ड है तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। एक्सेप्शन क्या है पूरे डी ब्लॉक में, पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये आपको याद रखना है, एक्सेप्ट किसका, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इनको अपन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि जिंक में, कैडमियम में और मरकरी में इनकी कॉमन स्टेट, कॉमन ग्राउंड स्टेट में या फिर कोई भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके पास क्या है, इनकम्प्लीट फिलिंग नहीं होती, इनके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन अचीव रहता है ग्राउंड स्टेट में भी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। अब जैसे जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हम आगे जाके पढ़ेंगे +2 होती है,
तो +2 के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। यहाँ पे +2 अगर अपन ने किया तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 3d10 तो फुलफिल है, ग्राउंड स्टेट में भी फुलफिल है और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये चले गए, तो 3d10 फुलफिल है। तो इनकम्प्लीट फिलिंग नहीं रही ना डी ऑर्बिटल डी सबशेल की, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, इन तीनों एलिमेंट्स को नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी को क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अपन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है जी, ये होती है किसकी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। इसमें भी एक्सेप्शन होता है अपने पास। इसमें क्या एक्सेप्शन होता है, सबसे पहले अपन एक चीज समझते हैं यहाँ पे कि ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग, ऑफ बाउस रूल के अकॉर्डिंग अपन जो हाईएस्ट एनर्जी होती है, हाईएस्ट एनर्जी वाले जो होते हैं उनको सबसे पहले फिल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मतलब जो सबसे कम एनर्जी है, सॉरी जो सबसे कम एनर्जी है उसको सबसे पहले, फिर बाद में जिसकी ज़्यादा एनर्जी है उसको ज़्यादा। अब यहाँ पे n+l रूल अगर अपन लगाएं, दो चीज़ें अपन को देखने की मिलती है, एक 3D यहाँ पे फिल होता है, एक होता है 4s। अब 3D और 4s में से ज़्यादा एनर्जी किसकी, अब n की वैल्यू इसकी 3 है, इसकी 4 है। अब d के लिए वैल्यू कितनी होती है, l की 2, s के लिए कितनी होती है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 4। तो 3D के लिए वैल्यू कितनी है ज़्यादा, तो 3D बाद में फिल होगा, 4s पहले फिल होगा क्योंकि इसके लिए वैल्यू कितनी है कम 4। तो अपन किस हिसाब से फिलिंग करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 देन 3d10। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है 4 है और इसकी n+l रूल के अकॉर्डिंग इसकी कितनी है 5 है, इसकी ज़्यादा है, तो पहले कम एनर्जी वाले को फिल करते हैं फिर ज़्यादा एनर्जी वाले को। इस तरीके से ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया है ये। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है अपने पास। एक्सेप्शन क्या है अपने पास, एक्सेप्शन है 3 एलिमेंट्स इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। एक्सेप्शन होता है अपने पास यहाँ पे क्रोमियम, कॉपर और पैलेडियम। अब देखिए क्रोमियम, कॉपर और पैलेडियम, आगे अपन पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार आप देख लीजिए कि एक्सेप्शन ये होता है इसका, क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है और एक होता है पैलेडियम। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास स्कैंडियम से लेके जिंक तक के इमेजेस हैं। ये अपना स्कैंडियम है, ये अपना टाइटेनियम है, ये अपना क्या है वेनेडियम है, ऐसा वेनेडियम। देन ये अपने पास क्रोमियम है, क्रोमियम। ठीक है, ये मैंगनीज आपको दिख रहा है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो आप देख सकते हैं इमेज, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये अपने पास क्या है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये सब के सब मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं, सबके सभी मेटल्स हैं ये, इनमें लस्टर है। ये सब अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। ये सब मैंने इमेज के लिए आपको थोड़ा क्लियरिटी रहे याद करने में, इसलिए इमेज लगा दी। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे अपन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन क्या लिखते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस। तो अपन जैसे क्या पढ़े थे अपन पीरियोडिक टेबल में, कैसे फिल करते हैं, एक चीज़ याद रखनी है बस, हीना, नीना और करीना के ज़ेरॉक्स रंगीन। तो हीना, नीना और करीना के ज़ेरॉक्स रंगीन। कैसे आया, 2 में अपन ने 8+ किया, फिर 10 में अपन ने 8+ किया, तो यहाँ पे 8+ किया, फिर यहाँ पे 8+ किया, यहाँ पे फिर 18+ किया, फिर 18+ किया, फिर 32+ किया। ठीक है जी, उससे अपन ने ये याद कर लिया
ये क्या है, नोबल गैसेस हैं अपने पास। इससे अपना क्या रिलेशन है, चलिए देखते हैं। नियरेस्ट नोबल गैस कितनी है, ऑर्गन। तो 3D सीरीज इसके बाद शुरू हो गई अपने पास। तो ऑर्गन के बाद 1920 किस में आ गए, पोटेशियम कैल्शियम एस ब्लॉक में आ गए। तो 21 से अपने पास स्कैंडियम चालू हुआ। तो नियरेस्ट नोबल गैस क्या आ गया, ऑर्गन। 18 तक अपन ने फिल कर दिया यहाँ पे। अब अपन को फिल करना है 19, 20, 21 तीन एलिमेंट्स। तो अपन क्या फिल करेंगे, पहले फिल करेंगे 4s2, देन आएगा 3D1। अब इसको लिखा कैसे जाता है पर, ऑर्गन 3D1 4s2, क्योंकि 4s को अपन बाहर रखेंगे, ठीक है जी। सो इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं। तो ये अपना याद करने का सीक्वेंस होता है यहाँ पे। सो ऑर्गन 3D1 4s2, ये अपन ना किसका हो गया, ये अपना हो गया स्कैंडियम का। सेम टाइटेनियम का 3D2 हो गया, यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। 21, 22 याद हो जाएगा आपको। 23 में क्या आ गया, 3D3 आ गए, ठीक है जी। 24 में क्या आ गया, अब देखिए 24 जो मैंने आपको ऊपर बोला था क्रोमियम एक्सेप्शन है, कैसे है। अब जैसे 3D1 में 3D1 आ गया, 3D2 में यहाँ पे टाइटेनियम में 3D2, वाइनेडियम में 3D4, ठीक है। फिर अभी आगे देखते हैं। एक बार क्रोमियम को आप छोड़ दीजिए यहाँ पे। मैग्नीज में क्या आ गया, ये 3D4 यहाँ आ गया, यहाँ पे 3D5 आ गया। आयरन में 3D6 आ गया, कोबाल्ट में 3D7 आ गया, निकल में 3D8 आ गया, कॉपर में 3D9 आ गया, और जिंक में 3D10 आ गया। अभी मैंने बोला था आपको कॉपर भी क्या है, एक्सेप्शन है अपना, तो कॉपर को भी छोड़ दीजिए यहाँ पे अपन, ठीक है। अब इन दोनों को समझते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए 21 से 30 तक, एक्सेप्ट क्रोमियम और कॉपर। इनमें क्या हुआ, कॉपर में देखिए सबसे पहले, क्रोमियम में देखिए सॉरी, ऑर्गन आया। आर्गन के बाद में यहाँ पे क्या आया, 3D4 आना चाहिए था और 4s2 आना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हुआ, 3D4 4s2 में एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करता है d तक, और यहाँ पे क्या बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D5 4s1। अब देखिए 3D5 क्या हो गया, हाफ फिल्ड, तो क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल। s भी क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं, तो हाफ फिल्ड हो गए दोनों, तो ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, 24 का, ना कि ये। सेम 29 का, कॉपर का, ऑर्गन 3D9 4s2 आपको आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए था, पर ये गलत है। क्या होएगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करेगा, 10 बन जाएगा यहाँ पे, और 10 बन जाएगा, उसके बाद क्या हो गया, डी शेल क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया, डी सब शेल। तो ऑर्गन 3D10 4s1 ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, और ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। सो इन दोनों में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, किसमें, क्रोमियम में और कॉपर में, जैसा कि अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था, क्रोमियम और कॉपर, ठीक है। ये एक्सेप्शन हो गया इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है जी। सो ये अपन ने याद कर लिए, बाकी सब आसान है। ऑर्गन 4s2 सब में फिल करना है, यहाँ पे स्कैंडियम से लेके 1 to 10 तक आपको फिल करना है, एक्सेप्ट कॉपर और क्रोमियम। यही आपको पूछता है क्वेश्चन नीट में, और PYQs में बहुत बार ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, कॉपर और क्रोमियम। तो 2 एक्सेप्शन आप याद रख लीजिए, एक्सेप्शन से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये देखिए 21 है, 4s में सब में 2 है, यहाँ पे भी 2 2 2 2 2, और यहाँ पे 3D1 में 1 2 3, यहाँ पे 4 आना चाहिए था, तो 5 हो गया, 5 6 7 8 10 10, 5 भी 2 बार रिपीट हुआ, यहाँ पे 10 भी 2 बार रिपीट हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है। तो क्रोमियम और कॉपर अगर आपने याद रखे यहाँ पे, तो ये हो गया अपना फर्स्ट सीरीज का। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट अपने पास क्या देखेंगे अपन, ये वाई से लेके यूट्रिबियम से लेके कैडमियम तक अपने पास फिलिंग हो रखी है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है जी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, Ag का देख सकते हैं 10 10, ठीक है जी। यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना आना था, 5s2 आना था, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला गया, ताकि ये डी सब शेल क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड, और ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये Ag आपका एक अलग आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। सेम अपन यहाँ पे देख सकते हैं Au के अंदर, ओके, ये अपना एक एक्सेप्शन हो गया। Rg के अंदर देख सकते हैं। सो इस टाइप से अपने क्या होगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेनली आपको क्या याद रखना है, क्रोमियम, कॉपर, Ag, Au,
ठीक है जी। क्रोमियम कॉपर तो याद रखना ही है, नो एक्सेप्शन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बढ़ेंगे, हाँ, और एक पैलेडियम का भी था ना, पैलेडियम का भी देख लीजिए। यहाँ पे पैलेडियम में क्या होता है, यहाँ पे कितना था 1, यहाँ पे था 9, तो 1 और 9 था, बट ये 1 किस में आ गया, इसमें ही आ गया यहाँ पे। तो क्या हुआ अपने पास यहाँ पे 10 हो गया, 0 10, तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया और ये खाली हो गया एस वाला। तो ये ये एक 3 अपने पास क्या है एक्सेप्शन, पीडी, एजी, एयू और कॉपर और क्रोमियम तो आपको एनी हाउ याद रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो चीजें अपन ने डिस्कस करी थी वही कर रहे हैं अपन। ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है अपने पास, ट्रांजिशन सीरीज में क्या है, फर्स्ट 3D सीरीज है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में एंटर कर रहा है, फिर 4D, फिर 5D, फिर 6D। ठीक है जी। स्कैंडियम से जिंक तक 21 से 30, ये अपन ने ऊपर डिस्कस किया था कैसे निकालना है। वाई से लेके यूट्रिबियम से लेके कैडमियम तक 39 to 48, फिर लेंथेनम का 58 है, 14 एलिमेंट्स निकाल लिए 71 तक, 58 to 71। देन हाफनियम का कितना हो गया 72 to 80। देन 89 अपने पास एक्टिनियम का 14 एलिमेंट्स निकाल लिए 103 तक। देन यूएनक्यू से यूयूबी तक। तो ये अपने पास क्या हो गए, ट्रांजिशन सीरीज हो गए। जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या है अपना एक्सेप्शन है, जो कि क्या कहलाते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आपको सब चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। एटॉमिक रेडियस, अब आपको पता है एक चीज आपने पीरियोडिक टेबल में देखी होगी कि जब भी अपन ऊपर से नीचे चढ़ते हैं, मतलब ऐसे जाते हैं किसी भी ग्रुप में, टॉप टू बॉटम जब अपन जाते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि उसकी साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। साइज क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि Z इफेक्टिव जो रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। साइज इंक्रीज कर रही है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, पेनिट्रेशन शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो शील्डिंग जो होती है अपने पास वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है जी। सो कंटिन्यूअसली साइज इंक्रीज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन का साइज इतना है, यहाँ पे सब शेल, एक नया शेल ऐड होता जा रहा है, तो क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया, ब्रोमीन का और बड़ा हो गया, एक और सब शेल ऐड हो गई, और आयोडीन का सबसे बड़ा हो गया। तो इस तरीके से टॉप टू बॉटम जाते हैं तब साइज इंक्रीज होती है। उसी तरीके से अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 सीरीज है, 3D, 4D, 5D। 3D सीरीज की साइज कम होती है। ठीक है, जैसे नीचे जाते हैं 4D की इंक्रीज हो जाती है। 3D से बड़ा कौन होता है, 4D। अब 4D और 5D तक साइज क्या करनी थी, इंक्रीज करनी थी। 5D की बड़ी होनी चाहिए थी 4D के कंपैरिजन में, बट यहाँ पे क्या होता है, 4D की जो साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल सी होती है, अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होती है, 5D सीरीज के। ठीक है जी। और 3D की क्या होती है, कम होती है किससे, 4D से। तो 3D से 4D तक तो क्या हुआ, साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। 4D से 5D तक भी सेम इंक्रीज होना था क्योंकि एक और सबशेल एंटर करनी थी, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से साइज इंक्रीज करनी थी, बट ये साइज क्या होती है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। ये क्या होता है, इसका रीजन होता है 4D से 5D तक जाने तक साइज अप्रोक्सीमेट क्यों रह जाती है, क्यों इंक्रीज नहीं करती है, ऑलमोस्ट इक्वल क्यों होती है। इसका रीजन अपने पास होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका रीजन क्या होता है अपने पास, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी। ठीक है, तो इसीलिए यही रीजन है जिरकोनियम और हाफनियम की साइज क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल सी होती है। पढ़ा था ना अपन ने 3-0 हाफ रफ। तो टाइटेनियम तो छोटा है, जिरकोनियम की साइज बड़ी, टाइटेनियम से जिरकोनियम तक आए तो साइज बड़ी, और हाफनियम की साइज और जिरकोनियम की साइज क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल सी होती है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में बहुत बार, PYQs आप खोल के देखेंगे तो आपको पूछ रखा है कि वाई द साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम आर ऑलमोस्ट इक्वल। इसका रीजन सीधा सीधा आएगा बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी। चलिए, क्योंकि अपन ने क्या निकाल लिए थे, लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स निकाल लिए ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो साइज ऑलमोस्ट इक्वल रह जाती है। वो अपन डिटेल में F ब्लॉक में पढ़ेंगे अभी। ऑर्डर ऑफ 3D सीरीज, अब ऑर्डर क्या होता है,
3D सीरीज के जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस का क्या ऑर्डर होता है, वो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर देखते हैं अभी अपन। ठीक है जी, तो अपने साथ फिल करेंगे जैसे जैसे अपन जा रहे हैं स्कैंडियम से लेके। अब देखिए, ये तो अपन ने टॉप टू बॉटम का पढ़ लिया। अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब साइज क्या होती है, कंटिन्यूअसली क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है पीरियड में, अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जब अपन जाते हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम तो अपन ने देख लिया, इंक्रीज करनी थी, पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 3D से बड़ा 4D होता है, 4D और 5D की ऑलमोस्ट इक्वल होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। बट लेफ्ट जब अपन जाते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड, तो साइज क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है। यहाँ पे न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है, तो इसकी साइज क्या होगी। तो अपन स्कैंडियम से जा रहे हैं 21 से लेके 30 तक, देखते हैं किस सीक्वेंस में इसकी साइज इंक्रीज करती है। सबसे पहले स्कैंडियम की साइज बड़ी रहेगी, टाइटेनियम, फिर टाइटेनियम तक, तो हम कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेंगे अप टू मैंगनीज। ठीक है, हमने क्या किया, कंटिन्यूअसली साइज इंक्रीज करी, कहाँ तक, मैंगनीज तक, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटी हो रही है, तो यहाँ तक अपने पास मैंगनीज है, मैंगनीज तक साइज क्या करी, कंटिन्यूअसली क्या करी, यहाँ तक डिक्रीज करी, कंटिन्यूअसली क्या करी, डिक्रीज। तो स्कैंडियम सबसे बड़ा, फिर टाइटेनियम छोटा, फिर वैनेडियम, क्योंकि लगातार क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं। तो और ठीक है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज की साइज क्या है, लगातार डिक्रीज कर रही है अपने पास। स्कैंडियम से मैंगनीज तक गए, साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या करना है, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीन एलिमेंट्स को ऐसे पकड़ लेना डैश डैश लगा के, इसी सीक्वेंस में आप याद करेंगे। आयरन, कोबाल्ट और निकल के बीच डैश लगाएंगे और ये अप्रोक्सीमेशन का साइज लगा देंगे। ठीक है, सेम किस में लगा देंगे, मैंगनीज में एक डंडा। तो अपन ने आयरन, कोबाल्ट, निकल में क्या किया, अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा दिया। आयरन, कोबाल्ट, निकल की ऑलमोस्ट सिमिलर होती है साइज। और फिर क्या करता है, यहाँ पे एक डिफरेंट रूप आता है, निकल से कॉपर तक जाने में इंक्रीज होती है, कॉपर से जिंक तक जाने में भी इंक्रीज होती है। सो क्या हुआ, पहले यहाँ पे पहले साइज कंटिन्यूअसली क्या करी, डिक्रीज करी, फिर ऑलमोस्ट क्या हुई, अप्रोक्सीमेट इक्वल हुई, और फिर उसके बाद क्या करी, कॉपर और जिंक तक, निकल से कॉपर तक और कॉपर से जिंक तक इंक्रीज करी। ये अपने पास किसका सीक्वेंस है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का, किसका, 3D सीरीज का, 3D सीरीज का पूछता है आपसे। ठीक है जी, सो क्या हुआ यहाँ पे, फिर से देख लेते हैं। स्कैंडियम से मैंगनीज तक कंटिन्यूअसली साइज अपने पास डिक्रीज करी, आयरन, कोबाल्ट, निकल की अप्रोक्सीमेट इक्वल रही, उसके बाद इंक्रीज करी। सो इसके अकॉर्डिंग पूरे डी ब्लॉक के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस किसकी कहलाएगी, निकल की। क्यों, क्योंकि निकल की सबसे छोटी है, सबसे लेफ्ट में, सबसे राइट में वही पाया जा रहा है, उसके बाद तो कंटिन्यूअसली कॉपर, जिंक तो इंक्रीज कर रहे हैं। और जैसे अपन नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, निकल से नीचे जाएंगे, निकल पड़े मतलब पैलेडियम तक जाएंगे, निकल पैलेडियम, तो पैलेडियम की इंक्रीज करेगी निकल से, तो इधर से भी सबसे छोटा यही और इधर से भी सबसे छोटा यही, तो निकल क्या हो गया, स्मॉलेस्ट रेडियस डी ब्लॉक में, पूरे डी ब्लॉक में स्मॉलेस्ट रेडियस किसकी है, निकल की। ठीक है जी, लार्जेस्ट रेडियस किसकी है, लार्जेस्ट रेडियस अपने पास कहलाएगी लेंथेनम की। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि स्कैंडियम के नीचे आएगा, स्कूटर ये लाया, सो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर, यहाँ से यहाँ तक अप्रोक्सीमेट इक्वल, तो ये इसकी क्या है, सबसे ज्यादा। ठीक है, आगे जाएंगे तब इधर भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, इधर भी डिक्रीज कर रही है, इधर भी डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे ये सबसे लार्जेस्ट रेडियस है और यहाँ पे निकल क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके बाद क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और नीचे जाएंगे तो भी इंक्रीज करेगी। तो निकल सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस किसकी है पूरे डी ब्लॉक में, निकल की। सबसे लार्जेस्ट रेडियस किसकी है पूरे डी ब्लॉक में, लेंथेनम की। ये आपको याद होना है। ठीक है जी, अभी अपन एक बार एक टेबल देख लेते हैं अपनी एनसीईआरटी की, कुछ ग्राफ दे रखा है अपन को। ये अपने पास क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब ये देखिए सीरीज 1 अपन को दिखा रखा है, यहाँ पे सीरीज 1 ये वाला, ये अपने पास सीरीज 1 है, ये अपन को दिख रहा है, या कहाँ तक, यहाँ तक लगातार अपने पास साइज डिक्रीज कर, यहाँ पे मैग्नीज तक, उसके बाद इंक्रीज, और ऑल ये आयरन, कोबाल्ट और निकल अप्रोक्सीमेट इक्वल दिखाई, फिर अपने पास इस तरीके से आई। ये एटॉमिक रेडियस किसकी है, 3D
सीरीज 1, सीरीज 2 एंड सीरीज 3 की। ठीक है जी, सब में सेम ही होता है। तो ये अपने पास एनसीईआरटी का ग्राफ देख लिया अपन ने। ये हो गया अपना एटॉमिक रेडियस कंप्लीट। तो अभी तक अपन ने क्या किया, एटॉमिक रेडियस हो गया पूरा, ट्रांजिशन सीरीज में अपन को एलिमेंट्स की फिलिंग आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए अपन ने, ठीक है जी, और डेफिनेशन देख ली। सो ये अपना इतना हो गया। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं डेंसिटी की तरफ। आप बिलीव कीजिए, ये अगर वीडियो आप देख रहे हैं नीट 2026 के लिए, आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से तो नहीं बचेगा, ठीक है जी, क्योंकि एक एक चीज़ अपन ने इस लेक्चर में, इस वीडियो में कवर करी है। आप बस इसको देखते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। ये नोट्स अपन टेलीग्राम पे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डेंसिटी की तरफ। बिल्कुल शॉर्ट और इजी तरीके से मैं आपको इसमें चीज़ें समझाऊंगी और उसी सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ेंगे ताकि आपको इजी टू रिमेंबर, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बायो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, इन्हीं चैप्टर्स में आप घुस के नहीं रह सकते। तो आपको बहुत इजी तरीके से मैंने करके चीज़ें समझाई है यहाँ पे। चलिए जी, नेक्स्ट अपना डेंसिटी है। डेंसिटी जो आपको पता है कि डी ब्लॉक की डेंसिटी ज़्यादा होती है एस ब्लॉक के कंपैरिजन में, और जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं 3D सीरीज से 4D की तरफ और 4D से 5D की तरफ, 3D से 4D तक जाएंगे तो यहाँ पे क्या होएगा, डेंसिटी लगातार क्या होती है, इंक्रीज होती है। और 4D से 5D तक जाएंगे तो डेंसिटी क्या होएगी, सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा डेंस कौन होते हैं, 5D, देन 4D, देन 3D। तो 5D की बहुत ज़्यादा, फिर 4D, फिर 3D, ठीक है। अब अपन इसका ऑर्डर सिर्फ आपको पूछता है, सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है, डेंसिटी जो है 3D सीरीज एलिमेंट की, ये अपने पास क्या है, 3D सीरीज है, इसमें अपन डेंसिटी कैसे याद रख सकते हैं, किस सीक्वेंस में अपने इंक्रीज करते हैं, आपको यही पूछेगा बस, ठीक है जी। आपको 3 रेडीमेड क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ से। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में से, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं इस लाइन पे से, तो इसको आप ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी जो है इसका स्कैंडियम से लेके जिंक तक अपन देखेंगे किस सीक्वेंस में अपनी डेंसिटी इंक्रीज करती है। सो देखिए, सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखिए स्कैंडियम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, टाइटेनियम की ज़्यादा, देन वेनेडियम की ज़्यादा, देन क्रोमियम की ज़्यादा, देन मैंगनीज की ज़्यादा, देन आयरन की ज़्यादा, कोबाल्ट की ज़्यादा, निकल की ज़्यादा, कॉपर की ज़्यादा, और ऐसे। आपको इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक मैं देती हूँ, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल, ये आप छोड़ दीजिए, ऐसे याद नहीं। डेंसिटी मतलब कॉपर। 3D सीरीज के लिए अगर आपको पूछता है तो डेंसिटी मतलब सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड याद रखेंगे, डेंसिटी मतलब क्या, कॉपर। याद करिए मेरे साथ, डेंसिटी मतलब अपन याद करेंगे ट्रिक से, डेंसिटी मतलब कॉपर, डेंसिटी मतलब कॉपर। तो अपन ने क्या किया, कॉपर के इधर, कॉपर स्पेशल है ना, डेंसिटी मतलब कॉपर, तो कॉपर के स्पेशल इसको रिस्पेक्ट दे दी, दोनों तरफ से इसको बंद कर दिया, दोनों तरफ से बंद कर दिया। अभी ये वाला जो एरो है ये अपन ने कंटिन्यू कर दिया इस साइड, कॉपर तक लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ये लो, ये वाला जैसा यहाँ पे फेस था ऐसा वाला, यही अपन ने कंटिन्यू कर दिया पीछे की तरफ। ओके, तो ये हो गया, ये अपना इजी सा डेंसिटी हो गया। डेंसिटी मतलब कॉपर। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं चीज़ें समझाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल याद डिफिकल्टी ना हो रटने में या समझने में। डेंसिटी मतलब ही कॉपर है। 3D सीरीज के लिए अगर आपको डेंसिटी का ऑर्डर पूछना है, डेंसिटी मतलब कॉपर। कॉपर के दोनों तरफ आप ऐसा साइन लगा दीजिए, इसको दोनों तरफ से पैक कर दीजिए, इसके बाद के एलिमेंट लिख के उनके सेम एरो इधर लगा दीजिए आप, सेम एरो इधर, बस लास्ट एलिमेंट है ये, तो खत्म। डेंसिटी मतलब कॉपर, दोनों तरफ से उसको अपन कवर कर देंगे, ठीक है जी। ये होगा डेंसिटी का ऑर्डर याद अपन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी अपन। इससे पहले अपन ने याद किया था एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर। एटॉमिक रेडियस में अपन ने क्या किया, मैंगनीज तक इंक्रीज किया था, आयरन कोबाल्ट निकल याद किया था वहां पे। आयरन के पहले वाले लगातार डिक्रीज कर रहे हैं स्कैंडियम से मैंगनीज तक, और निकल के आगे क्या कर रहे हैं, 2 एलिमेंट कॉपर और जिंक इंक्रीज कर रहे हैं। तो निकल की क्या हो गई, सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस हो गई,
ये 2 ऑर्डर याद हो गए अपन को, डेंसिटी का भी याद हो गया, डेंसिटी मतलब कॉपर। नेक्स्ट अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी ऑर्डर पढ़ेंगे ट्रिक लगा के। ठीक है जी। सो आपको मैं जो भी बताऊं, ट्रिक्स बताऊं, आप एक बार नोट, आप रफ नोट में लिख लीजिए अपने साथ। जब भी आप ये चैप्टर दोबारा रिवाइज करेंगे या टेलीग्राम से मेरे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, उसमें भी आप रिवाइज करेंगे तो आपको ईजी रहेगा कि डेंसिटी में कॉपर बताया था मैम ने, तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए उसको। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी। सो मेल्टिंग पॉइंट अपन को पता है कि डी ब्लॉक मेटल्स जो हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एस ब्लॉक मेटल्स के कंपैरिजन में। ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू क्रोमियम देन डिक्रीजेस। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट अपन इसमें देखेंगे। चलिए पहले ये एटॉमिक नंबर है और टाइटेनियम से लेके पूरा अपन ने फुलफिल कर रखा है कॉपर तक, यहाँ पे अपने पास मेल्टिंग पॉइंट है। तो टाइटेनियम से लेके क्रोमियम अपन को यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी कलर चेंज, टाइटेनियम से लेके क्रोमियम तक तो क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, देन डिक्रीज हो रहा है मैंगनीज तक, फिर इंक्रीज हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है आयरन कोबाल्ट निकल का ऑलमोस्ट सिमिलर, और देन डिक्रीजेस। ऐसा कुछ सीक्वेंस है। तो चलिए अपन इसको ट्रिक लगा के याद करेंगे, अदरवाइज आप लोगों को डिफिकल्ट हो जाएगा याद करना। इसमें अपन ने दो एलिमेंट्स को पकड़ना है और वो 2 एलिमेंट्स को याद रखना है। कौन से हैं 2 एलिमेंट्स, देखिए डेंसिटी मतलब याद किया था कॉपर, कॉपर के आजू बाजू दोनों तरफ क्या लगाया था, एरो लगाया था। मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है क्रोमियम और आयरन। क्या होता है, क्रोमियम, क्रोमियम, तो क्रोमियम को स्पेशलिटी दे दीजिए और एक दे दीजिए आयरन को। ये किसका मतलब होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब 3D सीरीज में 2 एलिमेंट्स याद रखिए, क्रोमियम और आयरन। ठीक है। कॉपर किसके लिए था, कॉपर किसके लिए था, डेंसिटी के लिए। मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए, क्रोमियम और आयरन के लिए। ठीक है जी। ये इतना तो अपन ने फुलफिल कर ही दिया अभी। अब सेम एरो इधर लगा दीजिए और ये लास्ट वाला सेम एरो इधर लगा दीजिए, खत्म। नहीं है ना डिफिकल्टी। इस तरीके से ट्रिक्स लगा के याद कीजिए, एक एक लाइन में, एक एक पेज पे एक शॉर्ट नोट बना लीजिए आप। ऐसा एक पेज है आपका, ठीक है, नोटबुक का, ये आपकी नोटबुक का एक पेज है। इस पे आप बिल्कुल सिंपल सा ऐसे ट्रिक लगा के पढ़िए यहाँ पे कि अपने पास पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस शुरू में इंक्रीज कर रही थी, इसमें अपन को आयरन कोबाल्ट निकल की ऑलमोस्ट इक्वल करनी है। दूसरा अपन ने टॉपिक पढ़ा था यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट वाला, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी दूसरा अपन ने टॉपिक पढ़ा था यहाँ पे डेंसिटी वाला। डेंसिटी मतलब अपन ने पढ़ा था कॉपर, कॉपर के आजू बाजू एरो, सेम एरो इधर सेम एरो इधर। मेल्टिंग पॉइंट मतलब 2 एलिमेंट क्रोमियम और आयरन, क्रोमियम और आयरन दोनों के बीच में ऐसे ऐसे एरो लगाना है, उसी को कंटिन्यू करना है। 3 अपन ने सीक्वेंस याद कर लिए, किसके लिए थे सारे, 3D सीरीज के लिए। ऐसे आप करके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको जब भी आप नेक्स्ट टाइम खोलो एग्जाम में, क्योंकि ट्रिक्स आपको बहुत, ये वाली ट्रिक्स बहुत काम आएंगी। ऐसे आप सीक्वेंस याद करने चाहेंगे तो हो सकता है आपको कुछ दिन तक याद रहे, फिर आप भूल भी सकते हैं। तो आप ये ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैंने इसी सीक्वेंस में मेरे नोट्स में ऐसे ही फिल किया था, ऐसे ही याद किया था, सेम मैं आपको बता रही हूँ, आपकी हेल्प हो जाए इस करके। तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया अपना। अब मेल्टिंग पॉइंट के बाद अपन आगे बढ़ते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, सबसे अच्छा टॉपिक। ठीक है। अब उनको पता है एस और डी ब्लॉक के सारे क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है। मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या ही होते हैं आप बताइए। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं सॉलिड, दे आर सॉलिड, सॉलिड होते हैं। ठीक है। और हार्ड होते हैं, मैलिएबल होते हैं, फ्लैटेंड इनटू, एक सेकेंड सॉरी, ये अपने हो गया टॉपिक। हाँ जी। तो मेटेलिक कैरेक्टर देख लेते। मेटल्स क्या होते हैं, दे आर सॉलिड, हार्ड, मैलिएबल एंड डक्टाइल। इसको ड्रॉन करते हैं वायर्स में, जैसे गोल्ड को अपन, गोल्ड के पतले से पतले तार बनते हैं, लंबे लंबे 2-2 किलोमीटर लंबे जो तार बनते हैं। डक्टिलिटी ये प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल बोलते हैं उसको। मैलिएबिलिटी, फ्लैटेंड इनटू थिन शीट्स, मार मार के उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है, मेटल शो करते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं ये। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स क्या हीट और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं, नो दे आर बैड कंडक्टर्स। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
एग्जिबिट मेटेलिक लस्टर। अरे मेटेलिक लस्टर ये क्या है अपने पास? ये देखिए चमक रहा है, एलिमेंट है अपने पास, ऊपर देखा था अपन ने, कौन सा एलिमेंट है ये? अरे कौन सा एलिमेंट है ये? अपने पास है कॉपर। ठीक है जी, कॉपर है ये। सो ये अपने पास क्या करते हैं? मेटेलिक लस्टर शो करते हैं, चमकते हैं ये। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनकी। अब मरकरी जो है इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या होता है? लिक्विड होता है। बाकी सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, दे आर सॉलिड, एक्सेप्ट मरकरी जो कि क्या है यहाँ पे? लिक्विड होता है। ये देख रही है मरकरी क्या होता है? लिक्विड। ये अपने पास क्या है? मरकरी। ये क्या है अपने पास? डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्या है अपने पास? ये AU गोल्ड है अपने पास। ये क्या है अपने पास? कॉपर के वायर्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं ना, बोली गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर के वायर्स हैं ये अपने पास। ये क्या है अपने पास? कॉपर चमक रहा है ना, लस्टर शो कर रहा है। सो ये अपने पास क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो शो करते हैं सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वो अपन ने देख लिया यहाँ पे। मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ये लोग। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो आपको पता है कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? सबसे पहले आप देखिए, मैग्नेटिक 3 टाइप की प्रॉपर्टीज, 4 टाइप की, और भी 5-6 टाइप की होती है, बट अपन 3 टाइप की पढ़ेंगे। डायामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, और एक फेरोमैग्नेटिक होता है जो आपके अभी नहीं पढ़ना है अपन को फिलहाल के लिए, बट और भी होते हैं। तो डायामैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 होते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं। पेयर होते हैं उसकी वजह से वो क्या करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। डायामैग्नेटिक जो होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। वैसे ही पैरामैग्नेटिक जो होता है उनके अंदर क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी की वजह से वो मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं। ठीक है जी। फेरोमैग्नेटिक में तो बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक पूरे बंडल में ऐसे अरेंज होते हैं। वो अपन अभी नहीं पढ़ना है, अपन को सिर्फ डाया और पैरामैग्नेटिक देखना था। डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो क्या होते हैं? जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं अपने पास सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, तो पैरामैग्नेटिक हो गए सारे के सारे, सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट इसका निकालना है, वो किसकी वजह से आता है? स्पिन की वजह से। आपको पता है ना स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम, स्पिन वाला जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल होते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड करना है वो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा ना अपन ने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिससे अपन n निकालते हैं। ठीक है जी। फिर एज्यूमिथल क्वांटम नंबर अपन जिससे अपन सबशेल निकालते हैं उसका। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपन निकालते हैं। फिर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है जी। मैग्नेटिक इसमें अपन ऑर्बिटल देखते हैं उसका, इसमें स्पिन देखते हैं कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो वही मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से होता है? स्पिन की वजह से, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से। ठीक है जी। अब मैग्नेटिक मोमेंट का अपने पास क्या फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। यहाँ से बहुत इजीली आप एक नंबर ले सकते। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है अपने पास, और एक क्वेश्चन हर साल आया हुआ है आपके PYQs, आप देखेंगे आप उठा के, चाहे वो आपको सेंटेंस की फॉर्म में दे रखा हो या फिर आपको कैलकुलेट करने की फॉर्म में दे रखा हो, तो और बड़ा इजी होता है कैलकुलेट करना। डायामैग्नेटिक क्या होता है? नॉट अट्रैक्टेड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होते? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर नहीं होते हैं? डायामैग्नेटिक के अंदर। सो अपन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना सीखते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? म्यू इज इक्वल टू √n + 2 बोहर्स मैग्नेटॉन। BM क्या होता है? बोहर्स मैग्नेटॉन। अब ये n क्या है? यहाँ पे आप लोग बोलेंगे n क्या है? n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। ये अपने पास एक टेबल है। अभी आपको एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगी जिससे आप ये याद करेंगे। ये पूरा हम किस में भी पढ़ेंगे, सेम टॉपिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अपन पढ़ेंगे, उसमें भी अपन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीखते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, ये अपने पास हो गया बोहर्स मैग्नेटॉन, n हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। अगर किसी भी एलिमेंट में
सबसे पहले टेबल देखिए, फिर बताती हूँ शॉर्ट ट्रिक। ये स्कैंडियम +3 है, ठीक है। अब स्कैंडियम +3 क्या है? स्कैंडियम +3 मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, +3 हो गया अचीव। +3 हो गया तो कितना बचा इसके पास? सिर्फ ऑर्गन, मतलब कितना हो गया? 3d में इलेक्ट्रॉन कितने? 0। नोबल गैस अचीव कर लिया इसने, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया? 0। कैलकुलेटेड भी, ऑब्जर्व्ड भी, ठीक है जी। सेम अपन निकालते हैं। अभी आपको एक चीज बताती हूँ मैं, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक नाम से आप डाल लीजिए। शॉर्ट ट्रिक जो आपको ये चीजें, अगर किसी को भी ये मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ये शॉर्ट ट्रिक जरूर काम में लीजिए। ये अपने पास है शॉर्ट ट्रिक। देखिए, अगर किसी भी एलिमेंट में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है, या तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कितने भी है। सपोज किसी एलिमेंट में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका बोहर मैग्नेटॉन आपको कैलकुलेट करने बोला, आप डायरेक्टली लिख दीजिए 1.73 बोहर्स मैग्नेटॉन। 2 है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2.73 से लेके 2.78, आपको ऑप्शन एक ही देगा। 2.73 से ऊपर आपको जो भी दिखे, 2.70 से ऊपर आपको जो भी दिखे, 2.78 हो सकता है, 2.7, 2.85 हो सकता है, वो क्या है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3.78, 4 के लिए जैसे 4.73 बोल दिया, 5 के लिए 5.83, 6 के लिए 6.75, तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। बट यहाँ पे 1.73 1 के लिए याद रख लीजिए, 2 आए 2 कर दीजिए, इसको 3 आए 3 कर दीजिए। सेम आपको क्या करना है, बस 0.70 से ज्यादा रखना है, 1.70 से ज्यादा रखना है उसको, ठीक है जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, टाइटेनियम +3 है। क्या है यहाँ पे अपने पास? टाइटेनियम +3। टाइटेनियम +3, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d2 4s2। +3 में, +3 स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन इधर से गए, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से गया, क्या बचा? 3d1। क्या बचा यहाँ पे? 3d1। 3d1 है मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या बताया? 1.73 कर दो डायरेक्ट, सही है दोनों, ठीक है जी। अब यहाँ पे +2 अगर आता है तो 3d2 के लिए कितना होता है? 2.84, 2.76, कुछ भी कर दो। 73 से ऊपर आपका होना चाहिए, 7370 से ऊपर होना चाहिए। 2.84, 2. अभी ऐसा नहीं हो सकता, आप कोई पूछेगा मेरे से कि मैम यहाँ पे अगर दीदी यहाँ पे अगर 2 ऑप्शन है अपने पास, कि अगर आपको टाइटेनियम +2 का ही पूछा, एक ऑप्शन में आपको दे रखा है 2.73, एक ऑप्शन में आपको 2.85, एक ऑप्शन में आपको 3 पॉइंट समथिंग, और एक ऑप्शन में 4 पॉइंट समथिंग। ये 4 ही ऑप्शन रहेंगे सेम, 2 वाले 3 तो नहीं रहेंगे। तो ये 2 ऑप्शन तो अपने डायरेक्ट कट गए, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3.76 और 4.76 वाला। ये जो 2 बचे, ये दोनों, ऐसा कभी होगा ही नहीं क्वेश्चन में कि ये दोनों आपको साथ में दे दे, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है। तो आपको ऑप्शन किस तरीके से देगा वो, इस चीज की चिंता नहीं करिए, इतना क्लोज नहीं देता वो, और कभी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा अगर या तो आपको 2.15 दे दे या 2.85 दे दे। ये आने के फिर भी चांसेस हैं, वो भी बहुत कम, तो आप 2.85 करोगे, क्योंकि आपको 7.73 से ऊपर करना है, 15 ही है तो काट दीजिए इसको। बट ऐसा नहीं आएगा, ये 1.73 आ सकता है, 2.85 कुछ भी आ सकता है, बट सेम डिजिट रिपीट नहीं होगा। होगा तो 73 से या 70 से कम ही होगा जो आपका आंसर, अगर आपको बाई चांस ट्रिकी पेपर मिला तो। ओके, सो आप यहाँ पे देखिए, फिर अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अपने पास 3.86, 4 हैं 4.80। ये एग्जैक्ट वैल्यू पीछे वाली नहीं याद करनी है आपको, जस्ट ये याद रखना है 4 है तो 4.73 से बाद कुछ भी आप डाल दो, जो आपका मन करे वो डाल दो। 5 है 5.96। सो इस तरीके से अपने पास ये अपने पास क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। सो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी अगर इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने भी आए, आपको क्या करना है, जो ये नंबर है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना नंबर डालो, पॉइंट में 73 से ऊपर कोई भी डिजिट डालो, ठीक है, 95 तक कोई भी डालो, 1.2.95 5.95 कुछ भी डालो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपने पास क्या? मैग्नेटिक मोमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं।
अब देखिए, आपको फॉर्मूले से कैलकुलेट करना सिखाती हूँ मैं। फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला क्यों पढ़ा था फिर अपन ने, ऐसे ही याद करना था, ये तो अपना शॉर्ट ट्रिक था। अब जैसे अपने पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सपोज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपने पास। सो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 + 2 म्यू, सॉरी n + 2 बोहर्स मैग्नेटॉन। कितना है √8 बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, आया समझ में। अभी यहाँ पे अगर 2 की जगह 3 होता अपने पास, 3 होता, 3 + 2 5, 5 3 सा 15 बोहर्स मैग्नेटॉन। किसके लिए आया ये 3, जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं। तो आपको इस तरीके से भी दे सकता है ऑप्शन √15 √8। ठीक है, √8 किसके लिए है, किसके लिए 2 के लिए, √15 किसके लिए 3 के लिए। वैसे ही 4 5 कैलकुलेट कर सकते हो आप, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी दे सकता है। ठीक है जी, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी पढ़ ली अपन ने। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं कलर की तरफ। कलर, कलर शो करते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपन को पता है कलर शो करते हैं। सो ये जो कलर होते हैं, ये कलर क्यों आता है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। डी से डी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसकी वजह से कलर शो होता है। ठीक है, तो ड्यू टू डी ट्रांजिशन, डायरेक्ट आपको PYQs में आप देखिए बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, डी ट्रांजिशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर क्यों शो करते हैं डी ब्लॉक, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कलर क्यों शो करते हैं, ये इसका रीजन है, इसलिए शो करते हैं। डी ट्रांजिशन करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डी से डी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है जी, अब कलर जो ऑब्जर्व्ड होता है हमारे पास, जो कलर ऑब्जर्व्ड होता है, जो अपन को कलर दिख रहा है, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम का अपन को पर्पल कलर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, जो भी कलर ऑब्जर्व किया है उसने, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपन को दिखेगा। कलर ऑब्जर्व्ड, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब करी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपन को दिखेगा। कलर का चार्ट तो अपन को पता ही है ना, कलर का चार्ट क्या होता है, नहीं पता आपको, विबग्योर, विबग्योर। ठीक है जी, ये विबग्योर, थोड़ा क्लियर बनाती हूँ आपको समझ में आए वैसा। ये देखिए, ये अपन किस में डिटेल में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। विबग्योर ये अपने पास होता है। सो ग्रीन अगर अपन ने कलर ऑब्जर्व किया लाइट ने, तो अपन को रेड दिखेगा। कलर कौन सा ऑब्जर्व होगा, रेड। ठीक है, ग्रीन का क्या दिखता है, रेड। अगर रेड ऑब्जर्व किया, रेड अगर एब्जॉर्ब किया लाइट ने, तो ग्रीन दिखेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया इसका। ठीक है, सेम वॉयलेट का क्या हो जाएगा अपने पास, येलो। वॉयलेट एब्जॉर्ब किया तो येलो दिखेगा, येलो एब्जॉर्ब किया तो वॉयलेट दिखेगा। ब्लू का क्या हो गया, ऑरेंज। तो इस तरीके से जो भी कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जो भी कलर लाइट एब्जॉर्ब करती है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपन को ऑब्जर्व होता है कलर में। ठीक है जी, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज डिटरमाइंड बाय नेचर ऑफ लिगेंड। अब कौन से कलर की लाइट एब्जॉर्ब करी है किसी भी एलिमेंट ने, वो डिपेंड करता है उसके लिगेंड कौन सा है उसके साथ। अब लिगेंड आप बोलेंगे, लिगेंड क्या होता है, एक एग्जांपल दे देती हूँ। वैसे तो कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है ये, कोऑर्डिनेशन में अपन पूरा डिटेल में लिगेंड करेंगे, पूरा वही पढ़ना है। अब जैसे CONi5 Ni4, ठीक है जी, ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स है सपोज। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का नामकरण सब कुछ, नॉमेनक्लेचर सब अपन किस में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन में। तो इसके साथ कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल एटम है। इसके साथ ये जो निकल है, निकल के 4 अपने पास जो ये हैं, ये क्या है अपने पास, 4 निकल जो ऐसे हैं, ये क्या है अपने पास, इसके लिगेंड है जो इसके साथ में अटैच्ड है। ठीक है, जिसके साथ इसका रिलेशन है, तो ये लिगेंड होता है। तो जो भी लिगेंड अगर जिस मेटल के साथ प्रेजेंट है, उस फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब की जाती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज डिटरमाइंड बाय नेचर ऑफ लिगेंड। कौन से नेचर का लिगेंड है, लिगेंड का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पॉजिटिव लिगेंड होते हैं, नेगेटिव लिगेंड होते हैं। ठीक है, हेट्रोडेंटिक लिगेंड होते हैं, बायडेंटेड लिगेंड होते हैं, बहुत सारे लिगेंड्स अपन पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, जो अपन F ब्लॉक के बाद करने वाले हैं। ठीक है जी, सो सबसे पहले यहाँ पे अपने पास देखिए कलर्स ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल आयन। सबसे पहले स्कैंडियम +3, इसके पास क्या है यहाँ पे, इसके पास है 3D0।
3D में 0, इसलिए क्या हो गया, कोई कलर शो नहीं किया क्योंकि डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो होता है। टाइटेनियम प्लस 4 भी कलरलेस है क्योंकि 4 ही आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 3d2 4s2। S2 से भी गए 2, D से भी गए 2, क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया कलरलेस क्योंकि D इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। टाइटेनियम +3 के पास एक 3d1 बचा जो कि किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा इमेज में। टाइटेनियम +3 में कैसा कलर शो कर रहा है, पर्पल। ठीक है जी। अब वेनेडियम का दे रखा है डिफरेंट कलर्स ऑफ वेनेडियम, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वेनेडियम +4 ब्लू कलर, देन 3 2 3 कलर आपको दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा वेनेडियम का। तो वेनेडियम के कलर आप देखिए, +2 में ऐसा कलर शो करेगा, +3 में ग्रीन कलर, +4 में ब्लू कलर, +5 में येलो कलर। तो ये किसके कलर्स हो गए, वेनेडियम के कलर्स हो गए। क्रोमियम +2 +3 +6 में कैसे कैसे कलर शो करेगा, ठीक है जी। मैंगनीज +2 और +7 में ये 2 लाइट पिंक और डार्क पिंक, ये 2 कलर शो करता है। आयरन के कलर्स +2 और +3 2 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं जिसमें पाया जाता है आयरन। कोबाल्ट +2 में, निकल +2 में, कॉपर +2 में, इनका कलर। ठीक है जी। अब देखिए कॉपर +2 में ब्लू कलर शो करता है, कॉपर +2 में कैसा कलर शो कर रहा है, यहाँ पे ब्लू। तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आप इमेज भी देखेंगे साथ में, ये कलर्स भी आपको याद हो जाएंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी की टेबल है अपने पास ये वाली। ठीक है जी। और आपको ये कलर्स यहाँ से देखने के बाद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, दिमाग में थोड़ा विजुअल आएगा चीजों का। निकल का देखिए +2 में ग्रीन कलर, ये वाला ग्रीन कलर होता है देखिए यहाँ पे। ठीक है। कोबाल्ट का कैसा है, ऑरेंज कलर है, तो कोबाल्ट +2 और +3 में 2 में शो होता है। तो कोबाल्ट में यहाँ पे +2 और +3 में ब्लू पिंक होता है, यहाँ पे एक में ब्लू और एक में पिंक। यहाँ पे +2 में कैसा है, पिंक तो नहीं बोल सकते हैं, इसका थोड़ा ऑरेंजिश कलर है। आयरन का देख लीजिए, ठीक है, येलो और ग्रीन। सो ये अपने पास एक बार आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चाहें तो ये अपने पास क्या है, एक्वस ट्रांजिशन मेटल आयन के कलर्स हैं अपने पास, जो इस टेबल में अपन को दे रखा है, सेम अपन को इस चार्ट में दे रखा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब आपको मैं 3 टॉपिक ऐसे पढ़ाऊंगी जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। आप बस मेरे साथ लगे रहिए, वीडियो छोड़ के मत जाइए, कंप्लीट कीजिए पूरा। 3 टॉपिक्स में पढ़ाने वाली हूँ जहाँ से आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला है अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे। दूसरा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और तीसरा अपन पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है जी, ये 3-4 टॉपिक अपन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब आपको पता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स या मेटल्स होते हैं अपने पास, वो क्या कलर करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया NiCO4। ठीक है। अब निकल क्या है अपने पास, सेंट्रल एटम है। ये क्या है, कोबाल्ट के साथ क्या किया इन्होंने, कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये क्या है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे क्यों फॉर्म करते हैं, उसके 3 रीजन होते हैं कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, बिकॉज ऑफ 3 रीजंस, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। पहला रीजन होता है अपने पास स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन। ठीक है, जो मेटल आयन है अपने पास, ये वाला निकल है, इसकी साइज क्या है, छोटी है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसकी एक तो इनकी साइज छोटी होती है, स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन। मेटल के जो आयन होते हैं उनकी साइज छोटी होती है, ये अपने पास पहला रीजन है। अब यहाँ पे अपने पास कोई भी अपन आयरन का कॉम्प्लेक्स ले लें, किसी का भी ले लें, तो उनकी फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, Fe+2 में है, +4 में है। पूरा कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है, वो कोऑर्डिनेशन भी डिटेल में आएगा अपने पास। तो स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन पहला रीजन। दूसरा, इनके ऊपर आयोनिक चार्जेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, हाई आयोनिक चार्जेस। ठीक है जी, हाई आयोनिक चार्जेस। तीसरा होता है अवेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है जी, पहला उनकी साइज। अभी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिर्फ एक चीज से याद रखिए, एक डायग्राम से। ये अपने पास क्या है, पहला तो साइज छोटी, ऐसे बना लीजिए, ये वाला प्लस का एक साइन छोटा,
अब इससे आपको क्या समझ में आएगा, साइज क्या है, साइज क्या है, छोटी है। आयोनिक, ये प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है, आयोनिक चार्जेस हाई है, ठीक है, बड़ा प्लस है ना, तो हाई आयोनिक चार्जेस ट्रिक से याद करेंगे। और दूसरा अपन को पता है कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पड़े रहते हैं उनके पास, अवेलेबल होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनाने के लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है उनके पास, ठीक है जी। तो ये तीन रीजन की वजह से क्या करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन, हाई आयोनिक चार्जेस, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया आपको, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपन आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट अपने पास है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अपने पास क्या पूरा हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स अपन ने पूरा पढ़ लिया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में 3 टॉपिक थे। नेक्स्ट अपन इसके बाद पढ़ेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब आपको पता है कि मोस्ट ऑफ बहुत सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या घटाता है। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे, रेट ऑफ रिएक्शन ROR जो है रेट ऑफ रिएक्शन में इंटरफेयर करता है, इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं। मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं बहुत 1000 टाइम्स, तो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट की तरह डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों काम करते हैं, क्योंकि उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, ठीक है जी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल लेते हैं, आयरन है, आयरन +2 में भी पाया जाता है, आयरन +3 में भी पाया जाता है, मैंगनीज +2 में, +3 में, मैंगनीज +2 से +7 तक सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इनके पास, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास, इसलिए कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर पाते हैं। दूसरा टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म करते ही हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी तो है उनके पास, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है जी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स उनके पास अवेलेबल हैं। फोर्थ, एब्जॉर्प्शन सरफेस, एब्जॉर्प्शन पावर उनकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है जी। तो ये चारों चीजें होती हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं कौन, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं अपने पास में, उसके लिए अपन क्या क्या पढ़े, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उनके पास, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, एब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है जी। अब जैसे V2O5 है, V2O5 अपने पास क्या है, कांटेक्ट प्रोसेस में अपन यूज करते हैं V2O5, वेनेडियम का पेंटा ऑक्साइड जो होता है उसको अपन किसके यूज में लेते हैं, कांटेक्ट प्रोसेस में, कांटेक्ट प्रोसेस में अपन वेनेडियम का यूज करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, V2O5 अपने पास कांटेक्ट प्रोसेस में अपन यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 के मैन्युफैक्चर के लिए V2O5 को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट इन कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस क्या होता है, ये होता है देखिए, SO2 को जब अपन ऑक्सीजन में मिलाते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, V2O5 जरा सा डालेंगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देगा, H2SO4 मैन्युफैक्चर इंक्रीज कर देगा। तो ये हो गया। दूसरा अपने पास सबको पता होगा, आयरन यूज करते हैं हेबर प्रोसेस के लिए, हेबर्स प्रोसेस के लिए, जिसमें अपन मैन्युफैक्चर करते हैं अमोनिया को मैन्युफैक्चर करते हैं हेबर प्रोसेस में। N2+3H2 in presence of iron we give 2NH3 अमोनिया, ठीक है जी। सो यहाँ पे अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज या डिक्रीज करे, ठीक है जी। कैटलिस्ट की तरह क्यों काम करते हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनके पास, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, और एब्जॉर्प्शन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, इनके पास होती है एब्जॉर्प्शन पावर। तो V2O5 याद करेंगे कांटेक्ट प्रोसेस के लिए, आयरन यूज करेंगे हेबर प्रोसेस के लिए। ये आपको सारा कुछ किस में गिवन है, NCERT में गिवन है, वहां से अपन ने पॉइंट्स निकाले हैं। NCERT का एक भी पॉइंट आपका मिसिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, अभी अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है जी। अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, ट्रांजिशन मेटल जो हैं, वो अपने पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्मेशन करते हैं।
अब आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है वो बताती हूँ। देखिए, जब भी कोई लेस रिएक्टिव नॉन मेटल जिसकी साइज क्या है, स्मॉल है, स्मॉल एटॉमिक साइज है जिसकी, फॉर एग्जांपल स्मॉल एटॉमिक साइज वाले नॉन मेटल्स कौन है अपने पास, हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये हमारे पास सबके सब क्या है, लेस रिएक्टिव हैं, सबके सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं, लेस रिएक्शन करते हैं, लेस रिएक्टिव है, नॉन मेटल्स हैं, इनकी साइज क्या है, स्मॉल है। ठीक है जी, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये जब इंटरस्टिशियल स्पेस जो है, ट्रांजिशन मेटल है कोई भी, सपोज टाइटेनियम है, ये ट्रांजिशन मेटल है, इसके इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके अगर ये स्मॉल एलिमेंट्स जिनकी लेस रिएक्टिविटी है, नॉन मेटल है, स्मॉल आयोनिक साइज है, जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये इनकी इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके जब बैठ जाते हैं, ट्रैप कर लेते हैं इनकी इंटरस्टिशियल साइट्स, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड इनको बोलते हैं। ये क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इसी को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। किसको बोला इंटरस्टिशियल कंपाउंड अपन ने, कि जब भी कोई ट्रांजिशन मेटल के इंटरस्टिशियल स्पेस में ये जो एलिमेंट्स होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, स्मॉल एटॉमिक साइज होता है जिनका, जैसे हाइड्रोजन हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये जब इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठ जाते हैं किसी भी ट्रांजिशन मेटल के, तो उसी को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो उस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम की सरफेस के इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके कौन बैठ गया, कार्बन। मैग्नीज में कौन बैठ गया, नाइट्रोजन, Mn4n Fe3H। तो ये इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अभी ये जो कंपाउंड्स बने हैं इनको अपन ने अलग से नाम क्यों दिया, क्योंकि इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज क्या है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, वो अपन अभी देखने वाले हैं। ठीक है जी, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन, ये 4 पॉइंट्स हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड के लिए, यहाँ से आपके बहुत सारे PYQs बन रखे थे पहले। ठीक है, आगे भी बनने के चांसेस हैं, अभी नीट 2026 में हो सकता है यहाँ से उठा के आपको एक क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो नीट के हिसाब से यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, PYQs आ रखे हैं क्योंकि भर भर के यहाँ से। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, कि दे आर केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं, इनर्ट हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल्स, मेटल्स के कंपैरिजन में हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है, क्योंकि इनकी जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे कौन जाके बैठ गए हैं, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल जिनका स्मॉल एटॉमिक साइज है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया मेटल्स के कंपैरिजन में, केमिकली इनर्ट हो गए। दे आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी इनको अपन बोलते हैं। अब इनकी स्टोइशियोमेट्री तो बिगड़ गई ना पूरी, ठीक है, पूरा वो बिगड़ गया। अब 95% ये आयरन है, कितना परसेंट क्या है, तो स्टोइशियोमेट्री इनकी नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स हो गए ये। दे आर वेरी हार्ड, सम बोरेजेस अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, ये बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, और कुछ बोरेजेस जो कुछ बोरॉन के जो हैं वो अप्रोच करते हैं डायमंड इन हार्डनेस। ठीक है जी, तो ये अपने पास क्या है, प्रॉपर्टीज हैं किसकी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। तो ट्रांजिशन मेटल्स क्या शो करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जब भी ट्रांजिशन मेटल की इंटरस्टिशियल स्पेस में लेस रिएक्टिव नॉन मेटल जिनका स्मॉल एटॉमिक साइज है वो जब ट्रैप हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज होती है केमिकली इनर्ट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं इसको अपन, और ये बहुत हार्ड होते हैं। कुछ बोरेजेस, सम बोरेजेस अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस। नेक्स्ट अपन इसके बाद जो दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एलॉय फॉर्मेशन। ठीक है जी, एलॉय फॉर्मेशन लास्ट में अपन इसका पूरा समरी देखेंगे, एक रिवाइज करेंगे। अभी अपन पढ़ेंगे एलॉय फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है जी, एलॉय फॉर्मेशन आपको पता ही है, सॉलिड मिक्सचर ऑफ मेटल इन अ डेफिनेट रेशियो। अगर डेफिनेट रेशियो में सॉलिड्स को मिक्स किया जाए तो एलॉय का फॉर्मेशन होता है। तो क्या फिर इसका फॉर्मेशन होता है, एलॉय का फॉर्मेशन होता है, उसको एलॉय बोलते हैं। अगर सॉलिड को अपन मिक्स करें एक डेफिनेट रेशियो में, जैसे 15% डिफरेंस इन मेटेलिक रेडियस। अब फॉर एग्जांपल ब्रास और ब्रॉन्ज, ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आपको इमेज भी दिखा रखी है यहाँ पे ताकि आपको इजीली याद रहे। ये होता है अपने पास ब्रॉन्ज, ऐसा दिखता है अपन को। किसका मिक्सचर है ये मिक्सचर है किसका, कॉपर का और टिन का। कॉपर और टिन
दोनों को मिलाया तो क्या बना अपने पास, कॉपर और टिन को मिलाया तो क्या बना अपने पास, ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन हुआ। ये अपने पास क्या है, ब्रॉन्ज है। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये ब्रॉन्ज का डायग्राम हो गया अपने पास। ठीक है जी, आपको पिक्चर इसलिए दिखाई है ताकि आपको इजीली याद रहे। दूसरा अपने पास ब्रास है। अब ब्रॉन्ज क्या था, कॉपर प्लस टिन। ब्रास क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक, ये अपने पास क्या होता है, ब्रास होता है। ये अपने पास क्या होता है, ब्रॉन्ज। कॉपर प्लस, ये क्या है, एसएन। एसएन किसके लिए यूज करते हैं, टिन के लिए। कॉपर प्लस टिन क्या होता है, ब्रॉन्ज। और कॉपर प्लस जिंक क्या होता है, ब्रास। तो ये आप याद रखेंगे, एज इट इज याद रखेंगे। आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन बना के कि ब्रास में किस किस चीज का मिक्सचर होता है, कॉपर प्लस जिंक का होता है। ब्रॉन्ज में किसका होता है, कॉपर प्लस टिन का होता है। आप क्वेश्चन तो कैसे भी घुमा सकता है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब मरकरी जो होता है उसको अपन मिक्स करते हैं मेटल्स के साथ में, जिस भी मेटल के साथ में, तो क्या बनता है, सेमी सॉलिड अमलगम बनता है। मरकरी से अमलगम बनता है ना, तो सेमी सॉलिड अमलगम इसलिए बनता है क्योंकि मरकरी किस में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है, तो सेमी सॉलिड अमलगम अपने पास बनेगा जब भी मरकरी को मिक्स करेंगे अपन किसी भी मेटल के साथ में, एक्सेप्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल और लिथियम। ये आप याद कर लीजिए थोड़ा। आयरन, कोबाल्ट, निकल तो एक सीक्वेंस में होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल। अब निकल जैसा ही कौन आया, Ni, Li। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, इनको छोड़ के मरकरी को अगर किसी भी मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो सेमी सॉलिड अमलगम फॉर्म होता है अपने पास। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे अपन। पूरे ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कैसे कैसे होता है। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस ऑफ Ns एंड N-1d इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांजिशन मेटल्स अपन को पता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों शो करते हैं, क्योंकि Ns जो इसका Ns वाला है और N-1d इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होता है। अब फॉर एग्जांपल 3D सीरीज की बात करें तो 3D 4s में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं इधर, इधर से इधर। तो ऑक्सीडेशन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इस वजह से। ये पहला अपना क्लियर है कि क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि स्मॉल डिफरेंस होता है Ns और N-1d इलेक्ट्रॉन्स में। दूसरा, अब यहाँ पे अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे स्कैंडियम के लिए, स्कैंडियम प्लस 3 में जैसे स्कैंडियम का लिखते हैं, ऑर्गन 4s2 देन 3d1, क्योंकि 18, 19, 20, 21, 3d1। सो 3d अगर +3 में अगर स्कैंडियम अपन डालें तो 2 इधर से गए, 1 इधर से गया, ऑर्गन का बचा। तो बोलिए, ऑर्गन स्कैंडियम +3 में नोबल गैस का शो कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन, तो स्कैंडियम +3 और जिंक +2 एग्जिबिट ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि स्कैंडियम +3 और जिंक +2 दोनों के दोनों क्या करते हैं, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है, उसमें वो नोबल गैस को कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। जिंक सिर्फ +2 शो करता है, उसमें उसके पास बचता है ऑर्गन और कितना 3d10 4s2 निकल जाता है। ठीक है जी, तो स्कैंडियम +3 जिंक +2 एग्जिबिट ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे देखिए, मैंगनीज जो है वो +2 से +7 तक सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है, क्यों शो करता है, क्योंकि मैंगनीज, आपको मैं बताती हूँ एग्जांपल। ये अपने पास क्या है, मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑर्गन 3d5 और 4s2। एक्सेप्शन कहाँ था अपने पास, सिर्फ कॉपर और क्रोमियम में। तो ऑर्गन 3d5 4s2, यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 3d5 बचा जो कि हाफ फिल्ड है, तो +2 शो कर सकता है। +3 शो किया तो यहाँ पे 3d4 बच गया, फिर +4 भी शो करता है, +5 भी शो करता है, +6 भी, और +7 अगर शो किया तो 3d 2 तो इधर से गए और 5 इधर से गए, तो +7 गया तो ऑर्गन का अचीव किया। तो +2 से +7 तक सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास कौन शो करता है, मैंगनीज। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज। अब अपन को ये क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में कि पूरे 3D सीरीज में, डी ब्लॉक के अंदर जो 3D सीरीज है उस पूरी 3D सीरीज के अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करता है। एग्जाम ऑप्शन आपको दे रखा होगा, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट। तो अपन किस पे टिक करेंगे, मैंगनीज पे, क्योंकि मैंगनीज में क्या है,
मैंगनीज क्यों शो करता है, इसका रीजन बताती हूँ आपको। इसका रीजन होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंगनीज जो है वो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ऑर्गन 3d5 4s2। सबके सब सिंगली फिल्ड हो गए। 3d5 में 5 के 5 इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड हो गए, 4s2 पूरा फिल हो गया अपने पास। ठीक है जी। तो 3d5 क्या है, मैक्सिमम है, 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद अगर 3d6 आएगा तो पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तक सारे क्या है, 3d5 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3d5 में है। इसलिए मैंगनीज जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 3d सीरीज के अंदर। ठीक है, याद रख लेंगे इसको अपन। या फिर ये तो नॉर्मली समझने की बात है, आयरन से क्या होएगा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। आयरन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, क्योंकि पेयरिंग हो जाती है 3d5 के अंदर, फिर 3d6 हो जाएगा ना, इसलिए। अभी मैंगनीज क्या हो गया अब ये पॉइंट क्लियर भी। नेक्स्ट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ट्रांजिशन मेटल्स की 3d सीरीज में, +2। नॉर्मली किसकी पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट जो ट्रांजिशन मेटल्स की जो होती है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +2 ही होती है। मोस्ट ऑफ द मेटल +2 शो करते हैं। इन डी ब्लॉक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज। अब पूरे डी ब्लॉक में, अभी कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखिए 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर सिर्फ और सिर्फ 3d सीरीज की बात करी जाए तो 3d सीरीज में मैंगनीज एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 से +7 तक। ठीक है, बट अगर पूरे डी ब्लॉक में बात करी जाए, 3d सीरीज में नहीं, पूरे डी ब्लॉक में अगर बात करी जाए तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं +8, वो कौन से 2 एलिमेंट है, एक है ऑस्मियम, एक है रूनियम। OS और RU, ये 2 एलिमेंट क्या करेंगे, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करते हैं। ठीक है, समझ में आया। अगर सिर्फ 3d सीरीज में बोले आपको तो कौन है, मैंगनीज, जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बट अगर पूरे डी ब्लॉक में बात करें तो OS और RU, ये 2 एलिमेंट है। ठीक है, जो +8 तक शो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। आप चाहें तो इसका लिख नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, ये अपने पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स, द मोस्ट कॉमन वंस इन बोल्ड टाइप्स। देखिए स्कैंडियम क्या शो करता है, सिर्फ ओनली 1 +3। जिंक क्या करता है, ओनली +2। तो अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा था, स्कैंडियम और जिंक सिर्फ ओनली एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। स्कैंडियम करेगा +3, जिंक करेगा +2। ठीक है जी। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने क्या बोली थी, +2। तो देखिए +2 सब कर रहे हैं, +2 टाइप, +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 और +2, मतलब सभी में है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई यहाँ पे, अपने पास +2 हो गई। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट अपना था कि 3d सीरीज के अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करेगा, मैंगनीज, टेबल के अंदर दिख रहा होगा, +2 +3 +4 +5 +6 +7। +2 और +7 मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि +2 में 3d5 जो है हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी आ गई। +7 में ऑर्गन की कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रही है। तो मैंगनीज का पॉइंट भी क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है जी। और यहाँ पे अपने पास और क्या दिख रहा होगा, टाइटेनियम +4 में सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। वेनेडियम +5 में स्टेबल क्यों है सबसे ज्यादा, ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन +6 में कौन अचीव करेगा, क्रोमियम। ठीक है जी। सो इस तरीके से अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे रखी हैं, तो ये देख लेंगे। नेक्स्ट अपने पास है, देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल इन फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। अब देखिए ये अपने पास डिफरेंट टॉपिक चालू हो गया। ये अपने पास क्लियर है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ये वाले पॉइंट्स क्लियर हैं अपने। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो फ्लोराइड्स में स्टेबल होती हैं एंड ऑक्साइड्स में स्टेबल होती है, 2 में स्टेबल होती हैं। ठीक है, देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। अब ऑक्साइड्स जो होते हैं उनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है किसके कंपैरिजन में, फ्लोराइड्स के कंपैरिजन में। फ्लोराइड्स भी अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है किसी एलिमेंट के सपोज, ठीक है, और ऑक्साइड भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है किसी भी एलिमेंट के, भी एक एग्जांपल देके बताऊंगी, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होएगा, ऑक्साइड की फ्लोराइड, ऑक्साइड स्टेबल होगा। क्यों, इसका रीजन पूछा है मैंने, क्यों ऑक्साइड्स जो होते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं फ्लोराइड्स के कंपैरिजन में। फ्लोराइड्स भी अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में दे रखे हैं तो इसका रीजन होता है कैपेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। आपको पता है फ्लोराइड तो क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बट ऑक्साइड क्या करेगा, ऐसे जुड़ेगा। तो
कैपेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, इसलिए, ठीक है, इसलिए जो होते हैं ऑक्साइड्स जो होते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं फ्लोराइड्स के कंपैरिजन में। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट, स्टेबल फ्लोराइड्स ऑफ मैंगनीज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब स्टेबल फ्लोराइड कौन सा है मैंगनीज का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में? MnF4, जिसकी स्टेबल जिसका मैंगनीज किस कौन से स्टेट में है इसमें? +4 में। ठीक है, मैंगनीज किस में है इसमें? +4 है। कैसे? x - 4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +4। तो मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। तो मैंगनीज किस में है यहाँ पे? +4 में। सो MnF4 मैंगनीज किस में है यहाँ पे? +4 में, तो स्टेबल हो गया। तो स्टेबल फ्लोराइड है ये मैंगनीज का, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इसके फ्लोराइड की, हाईएस्ट +4। बट स्टेबल ऑक्साइड देखें अगर मैंगनीज का, तो वो है Mn2O7, जहाँ पे मैंगनीज कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +7 में। एक मैंगनीज का एटम, दो है ना मैंगनीज, तो एक मैंगनीज किस में है? +7 में, दूसरा भी +7 में। तो +7 किस में है? मैंगनीज में। किस में? ऑक्साइड्स में। सो इसीलिए ऑक्साइड्स का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है फ्लोराइड्स के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से, क्योंकि यहाँ पे +4 में ही है मैंगनीज, यहाँ पे +7 तक जा रहा है ऑक्साइड्स में, क्योंकि कैपेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है जी, ये देख लेंगे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था ये। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नोट करेंगे इन पी ब्लॉक। अभी ये अपने पास इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, ये नोट में क्या है ये देखेंगे अपन। अब देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, हम पी ब्लॉक में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा जितना अपन को जरूरी है। इन पी ब्लॉक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेवियर एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल। पी ब्लॉक में अपन जब पढ़ेंगे पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक, फिर कोऑर्डिनेशन, तो पी ब्लॉक में अपन क्या देखेंगे कि जो हेवियर एलिमेंट्स हैं वो उनकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, बट डी ब्लॉक में क्या होता है? हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। चलिए, आप क्या बोल रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। अब देखिए, ऐसा मानिए कि अपने पास ये है, अपने पास पी ब्लॉक का कोई भी एक ग्रुप ले लेंगे, पी ब्लॉक का कोई भी, यहाँ पे अपन लेंगे एक ग्रुप किसका? डी ब्लॉक का। अब यहाँ पे ले लिया अपन ने कार्बन, कहे शिव जी सुने प्रभु, ये अपने ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप 14 है पीरियोडिक टेबल का, जिसको कार्बन फैमिली बोलते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, अब डी ब्लॉक में सेम अपन लेंगे यहाँ पे मैनू, टीसी, रे भाई। ठीक है, ऐसा मान लीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं वनिता, नबीना, कार मोटर वांट संगीता, कार मोटर वांट संगीता, ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम, मोलिबेडनम, टंगस्टन और Hg। सो ये क्रोमियम जो है ये कौन सा है? ये कौन से ग्रुप में आ गए? ये आ गया ग्रुप 6 अपना। ठीक है, ठीक है, डी ब्लॉक का। तो अब आप देखिए मैंने क्या बोला कि पी ब्लॉक के अंदर जो नीचे, जैसे अपन डाउन जाएंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कार्बन जो है इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 शो करता है, इसकी वैलेंसी भी +4 है। सिलिकॉन भी +4 करेगा, जर्मेनियम भी, पूरा ये ग्रुप की स्पेशलिटी है, ये भी +4। अब ये 2 भी करते हैं, +4 भी करते हैं, +2 भी करते हैं। ठीक है, बट कार्बन से लेके SN तक, लेड तक, कार्बन से लेके टिन तक, सॉरी SN क्या है? टिन। तो कार्बन से लेके टिन तक अपने पास क्या है? +4 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +2। तो +4 मोर स्टेबल देन +2 फॉर ऑल ऑफ दिस एलिमेंट। बट लेड एक लास्ट एलिमेंट जो है उसके लिए क्या होता है? +4 की जगह +2 ज्यादा स्टेबल है +4 के कंपैरिजन में। यहाँ पे +2 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे। इसको अपन बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये अपन किस में पढ़ेंगे डिटेल में? ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे पी ब्लॉक, जब अपन पढ़ेंगे पी ब्लॉक का, जब अपन स्टार्टिंग पढ़ेंगे तब। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में अपन ये देखते हैं, तो कहे शिव जी सुने प्रभु, तो यहाँ पे क्या लगता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि बाकी सब एलिमेंट्स किस में ज्यादा स्टेबल हैं? हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में।
+4 में, बट लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है अपने पास, लास्ट वाले जो, वो +2 में ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे अपन ने सेंटेंस में क्या लिखा था अपने पास कि इन पी ब्लॉक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैवियर एलिमेंट। अब हैवियर एलिमेंट कौन है? सबसे हैवी इसमें लेड है, सबसे लास्ट में है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। तो देख लिया अपन ने +2 ज़्यादा स्टेबल है। सेम अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लें किसी और ग्रुप का, तो फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर सकते हैं नाइट्रोजन फैमिली की। तो नेपाल, यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। ठीक है जी। अब नाइट्रोजन क्या भी शो करता है, +5 भी शो करता है, +3 भी करता है, बट जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सबके लिए स्टेबल होती है, सबके लिए ज़्यादा स्टेबल होती है, बट बिस्मुथ के लिए फिर +3 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू +5, क्योंकि हैवियर एलिमेंट क्या लगाते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं पी ब्लॉक के लिए, वहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर शो कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में। अब +3 नाइट्रोजन भी करता है, ये लोग भी करते हैं +3, बट ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे +5 रहेगा। सेम बिस्मुथ के लिए +5 और +3 में ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, +3 रहेगा। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू रीजन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है जी। सो ये हो गया अपने पास ये वाला पी ब्लॉक का जो अपन को समझ में आया। बट यहाँ पे दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, डी ब्लॉक के बारे में। अब डी ब्लॉक में क्या होता है, देखिए क्रोमियम, मोलिबेडनम, टंगस्टन, Hg। क्रोमियम क्या शो करता है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 भी करता है, +6 भी करता है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अब ऑर्गन 3d5 4s1। अब ये क्या करेगा, +4 भी शो करता है, +6 भी करता है, बट +4 ज़्यादा स्टेबल होती है किसके लिए, क्रोमियम के लिए, और टंगस्टन और मोलिबेडनम के लिए क्या ज़्यादा स्टेबल होती है, +6 ज़्यादा स्टेबल होती है। अब स्टेबल इसके लिए भी होती है क्रोमियम के लिए, बट इनसे ज़्यादा +6 स्टेबल किसके लिए है, मोलिबेडनम और टंगस्टन, लोअर एलिमेंट्स के लिए। जो नीचे वाले जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनके लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। वहाँ पे पी ब्लॉक में क्या लग रहा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा था। यहाँ पे एक डी ब्लॉक में कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता, लोअर जो हैवियर मेंबर्स हैं उनके लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। ये अपन ने नोट में लिखा है यहाँ पे। ठीक है जी। सो यहाँ पे अपने पास क्या था, in P block lower oxidation state of heavier elements are more stable while in D block higher oxidation state are more stable। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया यहाँ पे अपने पास, एग्जाम्पल कोबाल्ट, मोलिबेडनम और टंगस्टन। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप एक बार, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट जो पी ब्लॉक में लगता है, ये इसका रीजन है। अभी एग्जाम्पल लिख रखा है अपन ने यहाँ पे, इन 6th बी ग्रुप मोलिबेडनम +6 शो कर रहा है, टंगस्टन भी +6 शो कर रहा है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं देन क्रोमियम +6। क्रोमियम +6 से ज्यादा स्टेबल कौन है, मोलिबेडनम और टंगस्टन +6, और क्रोमियम +6 जो है वो लेस स्टेबल कंपेयर टू देम। ओके, एनसीईआरटी में गिवन है आपको ये। आगे बढ़ेंगे। अब टाइटेनियम +4 जो है वो ज्यादा स्टेबल है टाइटेनियम +3 और +2 से। ये तो आपको रीजन बताने की जरूरत ही नहीं है, टाइटेनियम +4 ज्यादा स्टेबल क्यों है। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोलिए। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखेंगे ऑर्गन 4s2, कितना हो गया 18 19 20। टाइटेनियम कितने पे, स्कैंडियम टाइटेनियम, तो यहाँ पे आ गया 3d2। ओके, अब +4 में 2 इलेक्ट्रॉन इधर से गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से गए, किसका बचा, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बचा। तो टाइटेनियम +4 ज्यादा स्टेबल हो गया किससे, टाइटेनियम 3 से और 2 से। ओके, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फाउंड व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल निकल, और ये क्या है अपने पास, कार्बन मोनोऑक्साइड 4 एंड FeCO5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल एंड आयरन इज 0। अब यहाँ पे देखिए, ये अपन किस में पढ़ेंगे डिटेल में, कोऑर्डिनेशन में, ये लिगेंड बनाना, और ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास,
Na किस में हो गया, 0 में। आयरन भी किस में हो गया, 0 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, CO क्या है अपने पास, न्यूट्रल लिगेंड है। ये किस में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, वहां पे ये टॉपिक अपन समझेंगे डिटेल में, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, जो आपको बीच में जो क्वेश्चंस पूछ रखे होते हैं ना, वो क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन। सो VO2+, इन सब का क्या निकालिए, मैं आपको एक हिंट देती हूँ। इन सब का आप क्या निकालिए, पहले आप अपने मन से एक बार सॉल्व कीजिए, इसको हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपन क्या करेंगे, इन सब का आपको एक हिंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। सबसे पहले इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के किस में कौन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है जी, उसके हिसाब से आपको एक क्वेश्चन करना है। एक बार ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो मेरे को कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं हैलाइड्स की तरफ। हैलाइड्स तो अपन ने एक बारी रिवाइज करते हैं, क्या पढ़ा अभी तक। ये देखा था, यहाँ तक अपने को समझ में आया था टेबल से। फिर उसके बाद पढ़ा था ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये एग्जांपल दिया था अपन ने कि मैंगनीज फ्लोराइड Mn+4 तक ही रहता है, ऑक्साइड +7 तक जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है यहाँ पे। कैपेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट समझा था। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हैलाइड्स पे अपन आते हैं। हैलाइड्स क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन TiX4, VF5 एंड CrF6। हैलाइड्स का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो पाया जाता है TiX4 में, VF5 में और CrF6 में। ठीक है जी। यहाँ पे वेनेडियम किस में है, +5 में है, क्रोमियम किस में है, +6 में है, टाइटेनियम किस में है, +4 में है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में ये पाए जाते हैं 3 एलिमेंट्स। MnO3F जो है वो जाना जाता है, ये एग्जिस्ट करता है कंपाउंड, बट Mn नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हैलाइड्स, मतलब इनकी तरह जैसे MnF7 ऐसे नहीं पाया जाता, MnF6 वैसे नहीं पाया जाता। हाईएस्ट स्टेबल जो हैलाइड है मैंगनीज का MnF4 है, उससे ऊपर नहीं पाया जाता। VF5 तक चला जाता है, CrF6 तक चला जाता है, बट मैंगनीज का जो स्टेबल है वो MnF4 तक ही रहता है। और मैंगनीज का +7 में अगर कोई हैलाइड है, जो सिर्फ अकेला हैलाइड नहीं है, उसके साथ ऑक्साइड भी प्रेजेंट होगा, MnO3F, जहाँ पे +7 में होता है मैंगनीज। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो आता ही होगा ना आपको। कैसे, मैंगनीज को अपन X मान लेंगे, इसका निकालना है तो प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 2, -2 वैलेंसीज की, तो 2 3 6, तो -6। यहाँ पे फ्लोराइड का कितना होता है -1, सो कितना हो गया ये X -7 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +7, तो +7 में हो गया मैंगनीज यहाँ पे। तो ऐसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं अपन। ये अपन किस में पढ़ेंगे, फिर से अगेन सारे टॉपिक्स किसके हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरिटी आ जाएगी आपको इन चीजों में। आई विल मास्टर यू इन दिस टॉपिक्स। सो फ्रॉम स्कैंडियम टू टाइटेनियम, आफ्टर मैंगनीज नो मेटल शो ट्राई हैलाइड्स। स्कैंडियम से लेके टाइटेनियम तक, सॉरी, फ्रॉम स्कैंडियम टू टाइटेनियम no metal show trihalides even except MnF3, FeX3, COF3। जस्ट याद रखना तो एक बार देख लीजिए, NCERT की लाइन थी इसलिए अपन ने लिखी है, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ बोला है आपको स्कैंडियम और टाइटेनियम तक, स्कैंडियम से टाइटेनियम तक जो है आफ्टर मैंगनीज के बाद में कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जो कि ट्राईहैलाइड शो करे। ठीक है, मैंगनीज के बाद वाले जो है मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, अब कैसे नहीं शो करेंगे, जिंक तो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कॉपर +3 में ट्राईहैलाइड्स नहीं बनाएगा, निकल नहीं बनाएगा क्योंकि +2 ज्यादा स्टेबल है इसका। ठीक है, कोबाल्ट, आयरन ये सब वैसे भी नहीं बनाएंगे क्योंकि इनके +2 ज्यादा स्टेबल है। ठीक है जी। सो मैंगनीज जो है यहाँ पे, मैंगनीज से पहले वाले जो है, मैंगनीज से पहले वाले जो एलिमेंट हैं वो क्या करेंगे, ट्राईहैलाइड्स बनाएंगे, इवन एक्सेप्ट MnF3, FeX3, COF3। अब कोबाल्ट, आयरन और कोबाल्ट क्या है, +2 +3 दोनों में पाए जाते हैं, +4 भी होता है किसी किसी में। तो आयरन FeX3 बना लेता है, COF3 बना लेता है, MnF3 बना लेता है। उसके बाद वाले कोई भी एलिमेंट्स मतलब निकल, कॉपर, जिंक क्या है, ट्राईहैलाइड्स नहीं बनाते हैं।
सिंपल सी बात है, क्योंकि उतना +2 में होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल, +3 के कंपैरिजन में, निकल, कॉपर और जिंक। चलिए, एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन to stabilize the highest oxidation state is due to either higher lattice energy in case of COF3। जो एबिलिटी होती है फ्लोरीन की to stabilize the highest oxidation state is due to either higher lattice energy in case of COF3। अब फ्लोरीन की एबिलिटी होती है कि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। सिर्फ फ्लोरीन की एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल क्यों होता है, बाकी दूसरे जो क्लोराइड है, आयोडाइड है, वो स्टेबल क्यों नहीं होते, सिर्फ फ्लोरीन ही क्यों होता है हैलाइड्स में। हैलाइड्स में तो वो सब भी आते हैं, सिर्फ फ्लोरीन की एबिलिटी होती है कि वो स्टेबल होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्यों? क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हायर लैटिस एनर्जी। यहाँ से आपका PYQ आ रखा है एक बार, ठीक है। हायर लैटिस एनर्जी इवन इन केस ऑफ COF3, COF3 में भी होता है, एग्जाम्पल है। और दूसरा, पहला 2 रीजन होते हैं इसके, फ्लोरीन के 2 रीजन होते हैं। एक तो उसकी हायर लैटिस एनर्जी, इन केस ऑफ COF3 आप देख सकते हैं लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है। और दूसरा हायर बॉन्ड इंथैलेपी। बॉन्ड इंथैलेपी जो है, बॉन्ड तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो हायर बॉन्ड इंथैलेपी, जैसे VF5 और CrF6 इसके 2 एग्जाम्पल हैं। सो इन 2 रीजंस की वजह से फ्लोरीन जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बहुत स्टेबल होता है। पहला, हायर लैटिस एनर्जी इन केस ऑफ COF3, दूसरा हायर बॉन्ड इंथैलेपी इन केस ऑफ VF5 एंड CrF6। ओके, नेक्स्ट अनदर फीचर फ्लोरीन का, इनस्टेबिलिटी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। इनस्टेबल, अब स्टेबल होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट स्टेबल नहीं होता किसमें, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे VX2, ठीक है। अब यहाँ पे VX2 के में वेनेडियम +2 में है सिर्फ, तो यहाँ पे VCl2 बन सकता है, VBr2 बन सकता है, VI2 बन सकता है, पर VF2 नहीं बनेगा क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। VF5 स्टेबल है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है जी, क्योंकि इसकी बॉन्ड इंथैलेपी क्या है, ज्यादा है, इसलिए। सो ये अपने पास हो गया। अभी यहाँ तक अब एक बार अपन फिर से रिवाइज करते हैं, आप लोगों को खिचड़ी बन गया होगा अभी तक सब। चलिए, 5 पॉइंट अपन ने पढ़े। पहला, हैलाइड्स के बारे में कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो है TiX4 का, VF5 का, CrF6 का, +4, +5, +6 में ये पाए जाते हैं हैलाइड्स में, ठीक है जी। MnO3 जाना जाता है, पर Mn का जो सिंपल हैलाइड है वो F4 तक ही जाना जाता है। स्कैंडियम से टाइटेनियम तक जो है ट्राई हैलाइड्स जो है मैंगनीज के बाद में सिर्फ 3 होते हैं, MnF3, FeX3, COF3। उसके बाद जो है वो ट्राई हैलाइड्स नहीं बनाते। कौन कौन नहीं बनाते? निकल, कॉपर और जिंक, ये लोग ट्राई हैलाइड्स नहीं बनाते हैं क्योंकि इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। फ्लोरीन की एबिलिटी होती है कि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, 2 रीजंस की वजह से। लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है COF3 के केस में, जैसे अपन एग्जांपल ले लेंगे। दूसरा, बॉन्ड इंथैलेपी बहुत ज्यादा होती है, जैसे VF5 और CrF6 के केस में। दूसरा फीचर है फ्लोरीन का कि वो अनस्टेबल होता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अब VX2 ले लो, अब X की जगह अपन क्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, आयोडीन रख सकते हैं, बट फ्लोरीन नहीं रख सकते क्योंकि VF5 में स्टेबल होता है जिसकी बॉन्ड इंथैलेपी ज्यादा होती है, ठीक है जी। ये खत्म। तो यहाँ तक आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ये 4 से 5 पॉइंट थे अपन ने हैलाइड्स में, सारे NCERT के पॉइंट्स कवर हो गए इसके अंदर। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है। आपका नीट हो, जेई हो, हर एग्जाम में कवर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है अपने पास, कॉपर सेकेंड हैलाइड आर नॉन एक्सेप्ट द आयोडाइड। कॉपर सेकेंड हैलाइड्स जो हैं आर नॉन एक्सेप्ट द आयोडाइड। आयोडाइड नहीं पाया जाता है। कॉपर सेकंड के हैलाइड्स तो देखने को मिलते हैं आयोडाइड छोड़ के, ठीक है। जैसे आयोडाइड नहीं बनेगा कॉपर के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फ्लोराइड बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमाइड बन जाएगा, एक्सेप्ट आयोडाइड, ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है, एक सिंपल सा रिएक्शन अपन को दे रखा है 2Cu+, यहाँ पे अपन को दे रखा है 2Cu+, 4 आयोडीन माइनस। क्योंकि जब ये क्यों ऐसा आयोडाइड के साथ ऐसा नहीं होता है एक्सेप्ट द आयोडाइड, इसलिए क्योंकि जब अपन कॉपर +2 में, ये कॉपर है, आयोडाइड के साथ जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, Cu2I2 + I2, 4 आयोडाइड है, I2 ये अपने पास क्या बन गया, सॉलिड।
ठीक है, तो Cu2I2 अपने पास बन जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा। तो कॉपर सेकंड हैलाइड्स आर नॉन एक्सेप्ट द आयोडाइड, जब भी अपन रिएक्शन करवाते हैं तब। अब कंपाउंड्स जो होते हैं कॉपर फर्स्ट के, वो अनस्टेबल होते हैं एक्वेस सॉल्यूशन में। मोस्ट 1000 स्टार्स लगा सकते हैं आप यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। तो कॉपर कंपाउंड्स जो होते हैं कॉपर फर्स्ट के, वो अनस्टेबल होते हैं एक्वेस सॉल्यूशन में। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कर लेते हैं। क्या रिएक्शन होती है वो, कि जैसे अपने पास कॉपर फर्स्ट में, अपने पास कॉपर फर्स्ट कंपाउंड है, अपने पास ये कॉपर फर्स्ट का कोई भी कंपाउंड है, ये क्या कर लेता है, ये एक्वस सॉल्यूशन में जब भी डाला तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन कर लेता है। मतलब एक इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में टूटेगा, एक लोअर में, तो क्या बना लेगा, एक जगह बनेगा Cu+2, एक जगह बनेगा Cu। तो कॉपर +1 से यहाँ पे किस किस में गया, +2 में भी गया और 0 में भी गया, +2 में गया और 0 में गया, एक में गया हायर, एक में गया लोअर। इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कॉपर जो कंपाउंड होते हैं कॉपर फर्स्ट के, वो अनस्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ये आपको PYQs में बहुत बार पूछ रखा है, और नीट में आने के, अभी प्रेजेंट टाइम पे आने के बहुत चांसेस हैं इसके, कि क्यों ऐसा होता है, कि अनस्टेबल क्यों होता है कॉपर फर्स्ट के जो कंपाउंड्स होते हैं वो अनस्टेबल क्यों होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इसका रीजन है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बिकॉज दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये कॉपर फर्स्ट का अपने पास कोई भी कंपाउंड है, ये क्या करेगा, ये डिस्प्रपोर्शनेट कर लेगा खुद को। एक +1 से केस में चला जाएगा, एक तो हायर में +2 में चला जाएगा, एक चला जाएगा लोअर में 0 में चला जाएगा। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, इसलिए कॉपर फर्स्ट कंपाउंड जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अब अपन एक सिंपल चीज देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला ऑफ हैलाइड्स ऑफ 3D मेटल्स। 3D मेटल्स के लिए हैलाइड्स का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए क्रोमियम यहाँ पे सबसे हाईएस्ट शो कर रहा है मैंगनीज के कंपैरिजन में। मैंगनीज सिर्फ कहाँ तक प्रेजेंट है, +4 तक। सिंपल हैलाइड में MnX2, X2 तक कोई भी आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, MnF3, MnF4। ये देखिए Cr जो है X2, X3, X4। बट हैलाइड्स में आगे जाके सिर्फ 5 और 6 में कौन प्रेजेंट है अपने पास, सिर्फ और सिर्फ फ्लोराइड प्रेजेंट है। ठीक है जी, सेम यहाँ पे X2, X3, X4, बट VF5 सिर्फ किस में प्रेजेंट है, हायर में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, सिर्फ फ्लोराइड में। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए कि ऐसा क्यों था, वो लास्ट पॉइंट मैंने समझाया था ना, कि मैंगनीज के बाद में सिर्फ मैंगनीज +4, ठीक है, और COF3 और FeX3, मतलब MnF4, आयरन का आयरन F3 और कोबाल्ट F3, ये 3 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि पाए जाते हैं किसके, फ्लोराइड के। बाकी निकल, कॉपर, जिंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ +1, +2 इन 2 में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इसके ट्राई हैलाइड्स नहीं पाए जाते निकल, कॉपर और जिंक में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, ये इसकी टेबल देख लीजिए आप। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ 3D मेटल, NCERT की टेबल है ये भी अपने पास। ऑक्साइड्स में देखिए अपन Mn2O7 +7 तक जा रहा है मैंगनीज का, MnO +2 से लेके +7 तक। ये अपने पास स्कैंडियम जो है +3 में सिर्फ अकेला ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3, इसलिए यहाँ पे Sc2O3, यहाँ पे स्कैंडियम किस में अपने पास +3 में है। ठीक है जी, यहाँ पे टाइटेनियम O2, Ti2O3, TiO। तो ये अपने पास क्या है, ऑक्साइड्स का एक टेबल है। ZnO सिर्फ अकेला कम ऑक्साइड बनेगा, NiO, CO और Cu2O, ये 2 ऑक्साइड बनेंगे।